साइंस सेट 1 है सबके पास? किस स्टेट पे नहीं है आपके पास? इधर है सर दो यहाँ पे 4 इधर है। हैं? आपके पास करा देंगे। चलो थोड़ा सा ओजोन के बारे में बता दें फिर आगे बढ़े। फ्लो ऑफ मटेरियल, नोट करो, फ्लो ऑफ मटेरियल्स इन इकोसिस्टम is cyclic, but flow of energy in ecosystem is, इसको कंप्लीट करो अर्चिता। हाँ, मटेरियल तो साइक्लिक है, नाइट्रोजन लिया तो वापस करना पड़ेगा, लेकिन एनर्जी एक बार जो सन से आई है वो लॉस्ट हो जाएगी यूनिवर्स में। वो कहीं ना कहीं जो कूल एनवायरनमेंट है, जो कूल सिस्टम है, उसमें चलती चली जा रही है। फ्रॉम हॉट बॉडी टू कूल बॉडी जाती ही जा रही है। सो एनर्जी हमेशा कहाँ से, हीट कहाँ से कहाँ चलती है? हाई टेम्परेचर टू लो टेम्परेचर। तो सन से आई और ब्रह्मांड में यूनिवर्स में चली गई। ओके, सो दैट इज मटेरियल इज साइक्लिक, दैट मीन्स एंड इट इज यूनिडायरेक्शनल। जैसे कि सन से एनर्जी किसने ली? सन से ली प्रोड्यूसर ने, प्रोड्यूसर से ली जो हर्बीवोर है कंज्यूमर या प्राइमरी कंज्यूमर ने, और प्राइमरी कंज्यूमर से सेकेंडरी कंज्यूमर ने ली, फिर इसे टर्शरी ने ली, और इन सभी से ये सभी जो हीट रेडिएट कर रहे हैं वो तो यूनिवर्स में जा ही रही है। ठीक है, सो इट इज नोन एज कम्युनिटी हीट। प्लांट से भी हीट जाती है, प्रोड्यूसर से, इन सब से जा रही है। तो ये कौन सी हीट है? दैट इज कम्युनिटी हीट। सो वी ऑल आर कम्युनिटी। जो हम एक दूसरे से लिविंग बीइंग एक दूसरे के साथ इंटरेक्ट करते हैं, हम सभी कम्युनिटी हैं। सो हम है, भेड़ है, बकरी है, मच्छर है, वो सब हमारी कम्युनिटी में आता है, क्योंकि वी आर लिविंग बीइंग, बायोटिक कंपोनेंट्स इंटरेक्टिंग विद ईच अदर, उनको कम्युनिटी कहा जाता है।
और किसी एक पर्टिकुलर स्पीसीज को पॉपुलेशन कहा जाएगा, उसके जितने मेंबर्स हैं। लेकिन सारे पॉपुलेशन मिला दिया जाए जो इंटरेक्ट करते हैं, उनको क्या कहा जाएगा? कम्युनिटी। तो इस हीट को भी क्या कहा जाएगा? कम्युनिटी हीट। प्लांट भी हमारी कम्युनिटी का हिस्सा है। इसके अलावा एक और चीज है, इन सभी से जो हीट लेंगे, ये कम्युनिटी हीट अल्टीमेटली कहाँ चली जा रही? गोस टू यूनिवर्स। और इन सभी से, इन सबको कौन खाता है? डिकम्पोजर्स। डिकम्पोजर्स इन सबको खाएंगे और उनकी भी हीट कहाँ जाएगी बताओ? क्या वो भी यूनिवर्स में चली जाएगी? दैट इज डिकम्पोजर्स। और उनसे हीट कहाँ जाएगी? यूनिवर्स। इसको कहेंगे हीट फ्लो चार्ट। अगर आपके में आता है कि हीट फ्लो चार्ट बनाइए तो ऐसे। इवन सन से भी जो एनर्जी है वो कहाँ जा रही है? सन से जो रेडिएट हो रहा है, जिसने ले ली तो ले ली, 1% प्लांट्स ने ली, 99% तो चली गई। ठीक है कि नहीं? तो इट ऑल गोज टू यूनिवर्स। ना व्हाट इज 10% लॉ? उसको एक बार और देखें। 10% लॉ, इट सेज दैट only 10% of the energy entering in ecosystem, अगर जो 10% होती है entering in particular trophic level is entering in another trophic level. अगर 100 केजी घास खाता है कोई डियर, तो समझो 10 केजी ही हिरन अवेलेबल होंगे लाइन के लिए। ये नहीं कि 100 केजी घास खाई तो 100 केजी का हिरन नहीं बन जाएगा। वो उसकी बॉडी में जो ग्रोथ करेगा वो 10 केजी होगा। सो इट इज ओनली 10%। वॉट एवर एनर्जी इज एंटरिंग इन दिस ट्रॉपिक लेवल, ओनली 10% इज अवेलेबल फॉर अदर ट्रॉपिक लेवल। यही लॉ लिखना है। वॉट एवर एनर्जी इज एंटरिंग इन ए पर्टिकुलर ट्रॉपिक लेवल, only 10% of it is available for next traffic level. ठीक है? Entering but is available for next traffic level. सिर्फ 10% के अवेलेबल रहेगी। ओके, now so 90% of the energy is utilized for life processes and 10% is utilized for growth of a growth of biomass. हर एक जो चीज जिंदा है उनका मास है, वेट है। So 90% is utilized for life processes and 10% is for growth of biomass. वो भी एक लाइफ प्रोसेस ही है। 90% of energy is consumed for life processes and only 10% energy increases biomass of a particular trophic level. ठीक है? नाउ दूसरी चीज, ये तो मैंने 10% लॉ बता दिया। एनर्जी इज नॉट क्रिएटेड इन इकोसिस्टम, ओनली एनर्जी इज कन्वर्टेड फ्रॉम वन फॉर्म टू अदर। हमारे इकोसिस्टम में कहीं एनर्जी का सोर्स थोड़ी ना है, सिर्फ वो एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में, कहीं वो फूड एनर्जी है, कहीं हीट एनर्जी है, तो कहीं कुछ एनर्जी है। बायोमास भी तो एक तरीके की केमिकल एनर्जी है जो, ठीक है कि नहीं? तो दूसरा पॉइंट क्या नोट किया जाना चाहिए कि एनर्जी इज नॉट क्रिएटेड इन इकोसिस्टम, इट इज ओनली ट्रांसफॉर्म फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर।
अगला पॉइंट, 2 पॉइंट और है। क्वेश्चन है वाई द नंबर ऑफ ट्रॉफिक लेवल्स in a food chain is limited। इसका दिव्या क्या मतलब है कि ये लिमिटेड, ये पूछना क्या चाह रहा है? क्योंकि फोर्थ या फिफ्थ टॉपिक लेवल तक आते आते एनर्जी बहुत कम ट्रांसफर होती है, बहुत कम बचती है, तो इसलिए लिमिटेड है ड्यू टू 10% लॉ। सो फूड चेन, जो फूड चेन है कैन ओनली सस्टेन, ये कितने तक ही सस्टेन कर सकती है, पोषित हो सकती है, मैक्सिमम अप टू 4 और 5 ट्रॉफिक लेवल। ऐसा क्यों है? बिकॉज दैट इज ड्यू टू 10% लॉ, देयर इज very much energy, very less energy left। एनर्जी कह रहे हैं तो बायोमास समझिए, लेफ्ट एट थर्ड और फोर्थ ट्रॉफिक लेवल। वहां तक जाते जाते इतनी कम बचेगी दैट the next traffic level can hardly survive। the next traffic level can, अगर जंगल में शेर को खाने वाला पैदा हो जाए तो उसे रोज एक शेर चाहिए, और उसको 365 शेर चाहिए, और एक शेर जो है तो उसको 365 हिरन चाहिए। तो क्या जंगल में इतना बायोमास है कि उतना हिरन खा ले और उस हिरन को फिर शेर खाए और 365 शेर हो जाएंगे क्या जंगल में? एक ही शेर, ऐसी स्थिति में और कोई शेर भाई गए तो शेर का ही शिकार करेंगे तो पूरे जंगल में वो जितनी एनर्जी शेर को ढूंढने में लगा देगा उतनी तो शेर में मिलेगी भी नहीं। भाई आप एक थोड़ी एनर्जी लगाते हो तब बड़ी चीज़ पाते हो, समझ में आई बात कि नहीं? तो इसलिए पानी पाएगा। अगर कम हिरन हो जाए तो शेर फिर हिरन पकड़ना छोड़ दे, ढूंढता ही रहे पूरा दिन, तब जाके कई दिन में एक हिरन मिले तो मर जाएगा। जो चीज़ इजीली अवेलेबल है तभी तो रह सकता है। इसीलिए शेर पर सरवाइव करने वाले प्राणी नहीं, क्योंकि शेर खुद ही एक होगा तब उतने हिरन हो पाते हैं। ठीक है, ओके, दैट इज accumulation of harmful chemicals in food chain। फूड चेन में ये जो पेस्टिसाइड्स है, हर्बिसाइड्स है, वीडिसाइड्स है, सो जो पेस्ट को मार दे, पेस्टिसाइड, वीड्स को मार दे, तो बहुत सारे पेस्ट को मारने वाले DDT, ठीक है, डाइक्लोरो डाइफिनाइल ट्राइक्लोरो इथेन, ये चीज कहा जाएगा डाइक्लोरो डाइफिनाइल ट्राइक्लोरो इथेन। इथेन तो आप समझते हो, ये देखो इथेन ये चीज होती है। तो अगर मैं यहाँ पर ये फिनाइल ग्रुप बना दूं, फिनाइल कुछ नहीं होता, बेंजीन में से एक हाइड्रोजन निकाल दो तो क्या बनता है बताओ, C6H5 बना लो, तो उसे क्या कहेंगे बताइए, फिनाइल। जैसे मिथाइल ग्रुप होता है और इसी में OH जोड़ दो तो फिनॉल बन जाता है, जिससे तुम लोग घर में पोछा लगाते हो, उसको क्या कहेंगे, दैट इज फिनॉल है वो चीज। वैसे तो फिनाइल एक ग्रुप है। अब फिनाइल में क्लोरो जोड़ दो तो ये एक क्लोरो, ये बेंजीन है, और यहाँ पर एक और जोड़ दो तो डाई क्लोरो डाइफिनाइल, देखो एक क्लोरीन यहाँ जोड़ दिया। इसका अगर फुल फॉर्म है यहाँ से याद करो, डाई क्लोरो डाइफिनाइल, और फिर इसके बाद क्या है, ट्राई क्लोरो इथेन बन गया। डाई क्लोरो डाइफिनाइल
ट्राइक्लोरो, क्या ये इथेन लग रहा है? C2H6 तो होता है इथेन, सिर्फ चीजें अलग अलग जुड़ी हैं। तो DDT का फुल फॉर्म है, तो यहाँ से आप करेंगे डाइक्लोरो, ये फिनाइल वर्ड है, लिखा है कि नहीं? डाइक्लोरो डाइफिनाइल ट्राइक्लोरोइथेन, कई बार आ चुका है। ये पेस्टिसाइड है, ये क्या चीज है? पेस्ट को मारने के लिए इस्तेमाल होता है। हाउएवर ये जब हमारी बॉडी में जाता है, तो तुमको ये बात मालूम है, ये डेफिनेशन बायोमैग्निफिकेशन क्या होता है कि नहीं? चलो ये समझ लो, एक इंपॉर्टेंट है, दैट इज की, यहां तक बात हो गई। पेस्टिसाइड्स एंड वीडीसाइड्स, वीड्स को निकालने के लिए, झाड़ झंखार गोखरू होता है ना, जमीन में अनवांटेड प्लांट्स उगाते हैं, उनको वीड्स कहते हैं। और उनको मारने के लिए किसका इस्तेमाल किया जाता है? 2,4-D, ये क्लास 8 में आपने पढ़ा है, 2,4-D। तो इसका यूज किया जाता है। दीज आर हार्मफुल केमिकल्स, अगर इनको तुमने छिड़काव कर लिया, ड्यू टू रेन वाटर दे अल्टीमेटली गो टू नियर बाई वाटर रिजर्वायर, आसपास झील होगी, नदी होगी, तो पानी बह के सब चला जाएगा। तुमने तो खेत में डाला, लेकिन खेत का पानी कहाँ जाएगा? इट विल रन ऑफ टू नियर बाई वाटर बॉडीज, वहां पर उस पानी को मछलियां गल्प कर लेंगी, पी लेंगी, उससे उनकी बॉडी में चला जाएगा। तो DDT किसने लिया बताओ? छोटी मछली ने। छोटी मछली को किसने खाया? बड़ी मछली ने। अच्छा, ये हमारे अंदर चला जाए तो 60 साल तक रहता है DDT, समझा? अगर छोटी मछली में 1% है, बड़ी मछली रोज 10-10 मछली खा रही है, तो वो बोलो बड़ी मछली में कितना हो जाएगा DDT? भरता ही चला जाएगा। और हम बंगाली लोग, बंगाली की मैं बात नहीं कर रहा हूँ, कोई भी मछली बहुत खाता ही जा रहा है, तो क्या अल्टीमेटली जो हाईएस्ट ट्रॉफिक लेवल होगा, क्या उसमें ये हार्मफुल केमिकल सबसे ज्यादा होंगे? इस चीज को कहते हैं जैव प्रवर्धन, दैट इज बायोमैग्निफिकेशन। लोअर लेवल से हायर बढ़ते बढ़ते क्या होगा? DDT तो कंज्यूम नहीं होगा, लेकिन पूरी चीज कंज्यूम हो जाएगी, और हमारी बॉडी में जब पहुंचेंगी वे मछलियां, तो जो हमने सबसे टॉप मोस्ट रोहू, मृगाल, कटला ये सब खाई, उनमें तो सबसे ज्यादा है, उनसे हमारे अंदर आ, इस चीज को पढ़ें। तो दीज आर, ये क्या करते हैं बताइए? कंटेन्स हार्मफुल केमिकल्स, और वो केमिकल्स क्या होते हैं? विच आर नॉन बायोडिग्रेडेबल, नॉन बायोडिग्रेडेबल होता है एट, देखो, लोअर लेवल ऑफ फूड चेन। लोअर लेवल ऑफ फूड चेन पे क्या होगा? द प्रेजेंस ऑफ हार्मफुल केमिकल, ठीक है, इज लोअर, presence of harmful chemical is lower। मैं DDT की बात कर रहा हूं या 2,4-D की, but their concentration increases as we go higher in any trophic level। concentration increases, उनकी सांद्रता बढ़ती चली जाती है as we go, ठीक है। जब हम क्या करेंगे बताइए? आगे बढ़ते चले जाएंगे एट हायर ट्रॉफिक लेवल, हायर ट्रॉफिक लेवल इट इज कॉल्ड, ये 2 नंबर का बहुत अच्छा क्वेश्चन है, आता है कई बार, तो ये इसके साथ लिख देना, पूरी बात बन जाएगी। इट इज कॉल्ड, बोलो सोनाक्षी से क्या कहेंगे? बोलो, बहुत अच्छा, दैट इज बायो मैग्निफिकेशन, जैव प्रवर्धन, इसे बायो मैग्निफिकेशन कहेंगे। ऐसा क्यों होता है? व्हाट पेस्टिसाइड्स वी यूज, अभी आजकल क्या हो रहा है, ग्रीन केमिस्ट्री चल रही है या ऑर्गेनिक केमिस्ट्री चल रही है ना, ऑर्गेनिक फार्मिंग, तो उसमें नीम, खली, यही सब डालते हैं, कोई चीज़ नहीं मिलाते हैं, क्योंकि ये सब तो हार्मफुल है। कई कंट्रीज में तो बैन है, USA में बैन है बहुत समय से, लेकिन इंडिया में यूज हो रहा है DDT, USA में बैन। देखो, व्हेन वी यूज, क्या यूज करते हैं? दैट इज पेस्टिसाइड इन आवर फील्ड्स, इट रन ऑफ, ये क्या होगा? रन ऑफ हो जाएगा टू नियर बाई वाटर बॉडीज,
ड्यूरिंग रेन इट इज कंज्यूम्ड बाय, और कौन कंज्यूम करेगा? बाय स्मॉल फिशेस which later on be consumed by larger fishes, is later on consumed by larger fishes. इसकी वजह से क्या होगा? ये बात समझ आई? जो तुमने खेतों पे छिड़काव किया, फिर उसके बाद एक चीज होती है चारा, पशुओं का फॉडर होता है। क्या तुम वो सोचते हो वो चारा धो के दिया जाता होगा तुम्हारे यहाँ की बकरियों को? कौन धोएगा? सीधा थ्रेशर से कटा, पशुओं के लिए कौन धोता है? ऐसे ही डाल दिया चारा। अब क्या उनमें डीडीटी नहीं है? फिर उन बकरियों को जब खाया जाएगा तो क्या होगा? हम लोगों में पहुंच जाएगा। ये छोटे इंसेक्ट्स बर्ड जो खा रहे हैं उन सब में पर पहुंच रहा है, फिर उनके द्वारा फूड चेन में आगे बढ़। समझ आगे बात? जरूरी नहीं है कि वो एक्वेटिक से ही नहीं बच सकते, ऐसे भी पहुंचा है। हम भी जो सब्जी खाते हैं, क्या पता उसमें प्लांट सेप में वो पहुंच गया हो, क्योंकि प्लांट्स के थ्रू प्लांट सेप में पहुंच जाता है। ऐसा होता है कि नहीं केमिकल? चलो अगली बात। सो what are the human activity which disturb ecosystem? So ecosystem is disturbed by generation of biodegradable and biodegradable waste से क्या हमारा इकोसिस्टम अर्चिता डिस्टर्ब होता होगा? अगर हम जनरेट कर रहे हैं सब्जियों के पील से, इन सब से क्या डिस्टर्ब होता होगा? तो कैसे डिस्टर्ब होता है? 2 रीजन दीजिए। ये भी तुम्हारे बुक का पहला क्वेश्चन है, वो बताइए। हाँ बोलो। जब बायोडिग्रेडेबल वेस्ट लार्ज अमाउंट में प्रोड्यूस करते हैं, वो हिप बन जाता है, जो कि एक ब्रीडिंग एरिया होता है फ्लीस और कोई भी इंसेक्ट्स के लिए। बिल्कुल सही, एक ब्रीडिंग एरिया भी है। इट स्मेल्स फाउल, और ये किसी की जो सीनरी होती है ऑफ द लैंडस्केप उसको डिस्टर्ब करता है। ब्रीडिंग एरिया है, ठीक है। फाउल स्मेल्स इन दिस वे बायोडिग्रेडेबल एंड आल्सो इट जनरेट्स मीथेन गैस विच इज ए ग्रीन हाउस गैस। सही, 4 तरीके तो चारों बता डाले। इकोसिस्टम इज डिस्टर्ब्ड बाय बायोडिग्रेडेबल वेस्ट एंड नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट। दोनों, नॉन का भी देख लेंगे। नॉन बायोडिग्रेडेबल, ये दोनों पहले और दूसरे क्वेश्चन है इकोसिस्टम के, आवर एनवायरनमेंट के। बायोडिग्रेडेबल वेस्ट, दैट इज दूसरा किससे बोलो? डिप्लीशन ऑफ ओजोन लेयर, इन सबसे होता है, ठीक है। और किसकी वजह से? दैट इज यूजिंग ऑफ पेस्टिसाइड्स, यूजिंग ऑफ पेस्टिसाइड, क्योंकि सस्टेनेबिलिटी किसी भी चीज की चली जाती है। नाउ हार्मफुल इफेक्ट ऑफ बायोडिग्रेडेबल वेस्ट। पहला, it takes some time, ठीक है, it takes some time for bacteria to convert this waste into compost. कुछ समय लगेगा। So until then it smells foul. तो उनको ये कन्वर्ट, इसको डिकम्पोज करने फॉर बैक्टीरिया टू डिकम्पोज दिस। अगर तुमने इसको ऐसे ही छोड़ दिया तो ये तो कंपोस्ट भी नहीं बन पाएगा। खुले में क्या कंपोस्ट बनता है? उसको तो जमीन में दबाना पड़ता है उसमें, नहीं तो इतने बैक्टीरिया हो जाएंगे कि तुम खेत में डालोगे तो कीड़े ही कीड़े हो जाएंगे, उसको थोड़ी डाल सकते हो। तो टू डिकम्पोज इट until, तब तक ये क्या होगा? It smells foul and become breeding ground
ब्रीडिंग ग्राउंड फॉर फ्लाइज एंड इंसेक्ट्स। और फ्लाइज तो एक दूसरे से यहाँ से वहाँ वेक्टर का काम करती हैं, बीमारियों को यहाँ से वहाँ फैलाती हैं। फ्लाइज एंड इंसेक्ट्स। सब्जी मंडी में जो स्मेल आती है वो मीथेन गैस की स्मेल आती है, वो इन्हीं सब्जियों से निकलती है। तो इट जनरेट्स मीथेन गैस व्हाइल गेटिंग डिकम्पोज। समझ आई बात कि नहीं? चलो, इट जनरेट्स CH4 which is, कैसी गैस है बोलो? ग्रीन हाउस गैस। ग्रीन हाउस गैस का क्या मतलब है? जैसे कि कभी तुम लद्दाख में गए हो तो उसमें पॉलीथीन लगाते हैं खेतों में। क्यों लगाते हैं बताओ? इसलिए कि जो सनलाइट अंदर तो आ जाए, लेकिन अंदर आने के बाद अंदर ही अंदर टकराती रहे, ऐसे बाहर नहीं जा पाए। इससे अगर बाहर -10 डिग्री सेल्सियस है तो तब भी अंदर 5 डिग्री सेल्सियस की गर्मी रहेगी। तुमने कभी कार में बैठे हो, धूप की कार में जिसमें एसी न चलाओ, ऐसा गर्म हो जाएगा, उसके शीशे से रोशनी आती है और फिर वो बाहर नहीं जा पाती, अंदर ही अंदर टकराती रहती है ना, जैसे धूप में कार खड़ी हो। तो वही स्थिति यहाँ पर भी है। जो पॉली हाउस है, पॉली हाउस बनते हैं ना, रास्ते में जाओ तो बहुत सारे पॉली हाउस है, तो वो इसलिए क्योंकि वो अंदर वार्मथ लेते हैं, एनर्जी, और अंदर ही अंदर टकराती रहती है। इसी तरीके से इस हाउस को कहते हैं ग्रीन हाउस। क्या वैसा ही इफेक्ट हमारी धरती पर भी देखा गया है? हमारे धरती के ऊपर देखो CO2 गैस है, इसके अलावा H2 गैस है, वाटर वेपर और CH4, ये चारों गैस नाम याद रखना। दीज आर ग्रीन हाउस गैसेस। इनका क्या काम है बताओ? दीज आर, इसकी जो ब्लैंकेट है इसको कहेंगे ग्रीन हाउस गैसेस। ये अर्थ है। क्या आप लोगों को इस बात की जानकारी है कि मून पर रात का टेम्परेचर -170 डिग्री होता है और डे का टेम्परेचर 210 डिग्री होता है? वहां सर्वाइवल नहीं किया जा सकता। तो क्या अगर धरती पर एटमॉस्फेयर नहीं होता तो हम भी रात में -170 पर होते और डे का ये होता? तो नाइट का क्या बताया और डे का देखो, बोलो बात समझा रहे? तो बहुत ज्यादा होता। हमको ये स्क्रीन तो करता है, हमको सोलर की जो स्कॉर्चिंग हीट है सन की, उसके कौन बचा रहा है? स्क्रीन कर रहा है। जैसे हमारे पास ये चश्मा है स्क्रीनिंग के लिए, सन स्क्रीन लोशन लगा लेते हैं, स्क्रीन करते हैं कि नहीं हमको? उसी तरीके से क्या ये गैसेस भी हमको स्क्रीन करती हैं? स्क्रीन कर रही हैं। हमको इतनी टेम्परेचर पे तो नहीं रख रही हैं। कितना आसान कर दिया हमारे लिए, 25 डिग्री बना दिया। और रात में ये इसी से टकरा कर जब सन लाइट आई, देखो इस सन है, यहाँ से आई लाइट, थोड़ी लाइट इन्होंने एब्जॉर्ब कर दी। सबसे पहले किसने एब्जॉर्ब की होगी बोलो? ओजोन लेयर ने। ओजोन ने जो यूवी रेज आई उसको बदल दिया विजिबल में। आपको हमने पिछले चैप्टर में बताया था, गामा से हल्की एक्सरे, एक्सरे से हल्की यूवी, यूवी से हल्की विजिबल। अच्छा, जब विजिबल धरती से टकराई तो क्या हुआ बोलो? क्या धरती से टकराने से फिर आपको क्या लगता है येलो वॉयलेट ये किरणें निकलेंगी कि सिर्फ हीट निकलेगी? हीट। तुम ऐसा समझ लो, फ्लेम में एक तरफ डालते हो, क्या डालते हो बताओ? दैट इज फ्लेम डालते हो तो विजिबल ब्लू कलर की होती है, दूसरी तरफ से हीट निकलती है। तो जो तवे से निकलती है उसको कहते हैं इंफ्रारेड। इसे क्या कहते हैं? इंफ्रारेड। इंफ्रारेड वेव्स कैसी होती हैं? ये एक तरीके की बस गर्मी देती हैं इंफ्रारेड वेव्स। जैसे हम लोग की बॉडी से कैसी रेज निकल रही हैं? इंफ्रारेड। दिल्ली में चले जाओ, प्रगति मैदान में अभी फेयर लगा हुआ है, इंफ्रारेड के 2-2000 के चश्मे आ रहे हैं। बिल्कुल अंधेरा कर लो, हमारे यहाँ भी रखा हुआ है। अंधेरे में देखो बिल्कुल सबका बॉडी से कैसी हीट आ रही है उसके हिसाब से इमेज बना देगा। और एक रबड़ का आदमी बैठा दो, उसका चित्र भी नहीं देगा। और जीता जागना इंसान है जिसका 37 डिग्री सेल्सियस है, उसकी बॉडी का ले लेगा, ये 38 पर है कान, तो इसका उसी हिसाब से इमेज बना देगा इंफ्रारेड के हिसाब से। तो उसको कैसा कैमरा कहते हैं? इंफ्रारेड कैमरा। सांप से भी इंफ्रारेड को पहचान लेता है, ये रबड़ का चूहा नहीं खाएगा, जिंदा चूहा खा देगा, वो इंफ्रारेड को सेंस कर लेता है। समझ में आ गई बात? तो कहने का मतलब है, जब यहाँ से यूवी इसने ली ओजोन ने, फिर उसको किस में कन्वर्ट कर दिया बताओ? इसमें कन्वर्ट किया। और जब यूवी ली तो ये किस में टूट गया होगा बोलो? O2 और O2, इसके बॉन्ड्स टूट गए। इसको हम अलग से बता देंगे, लेकिन बॉन्ड टूटेंगे ना, एनर्जी इसने एब्जॉर्ब की, इसमें बदला। फिर विजिबल जब धरती पर पड़ी
तो बताओ इससे जो टकरा के लौटी दिव्या, उस रे का नाम बताओ। इंफ्रारेड। धरती हमेशा विजिबल रेज लेती है ज्यादा एनर्जी वाली, देती क्या है? इंफ्रारेड। इंफ्रारेड। इन सब की खासियत क्या है? दीज आर द विंडोज फॉर विजिबल रेज बट दीज आर क्लोज्ड डोर फॉर इंफ्रारेड। इंफ्रारेड कहेंगे विजिबल है, आ जाओ। तुम इंफ्रारेड हो, नहीं जा सकते, रहो वहीं। धरती को गर्म कर दिया। बात समझ आई? ये किसको आने देती हैं? विजिबल को तो आने देती। तुम्हारे कार का दरवाजा विजिबल के लिए तो विंडो है, लेकिन जो अंदर सीट गर्म होकर उनसे इंफ्रारेड निकल रही है। डोर क्लोज, नो यू कैन नॉट गो, यू आर पुअर, तुम गरीब आदमी। इंफ्रारेड को नहीं जाने दे रही। तो धरती के ऊपर जो लेयर है ना ट्रोपोस्फियर में 1 किलोमीटर तक, वो किसको आने दे रही है? विजिबल को। और इतना गर्म कर दे रही है, अंदर ज्वालामुखी फूट रहे हैं। और कहीं जो धरती के अंदर देखो फेनी, निकल और आयरन, मोल्टन मैग्मा है सेंटर में अर्थ का वो। तो ये सब लेती जा रही हैं, लेकिन इंफ्रारेड को जाने नहीं देती। तो क्या ये ग्रीन हाउस इफेक्ट है? दिस इज ग्रीन हाउस इफेक्ट। इट कीप्स, ये हम आगे बता देंगे, इट स्क्रीन्स यूवी रेज एंड ऑल्सो ड्यूरिंग नाइट इट डज नॉट अलाउ अर्थ टू बिकम कूल। ठीक है, सो इट एक्ट्स एज ए ब्लैंकेट। ओके, चलो। क्या ये चीज वही है जो यहाँ हो रही है? पॉली हाउस में भी यहाँ पॉलीथीन लगा के वही काम कर रहे हैं जो कार में हो रहा है। तो जो ग्रीन हाउस इफेक्ट है वैसे ही अर्थ भी कर रही है, इसको गर्म रखने की रात को कि नहीं। और पॉली हाउस का एक और भी काम है, गर्मियों में सीधी धूप नहीं पड़ने देता, तुम्हारे पौधे सूखेंगे नहीं, बिल्कुल अच्छा टेम्परेचर बना कर, ज्यादा गर्मी भी नहीं पड़ेगी। समझ, स्कॉचिंग हीट को, वही चीज यहाँ भी हो रही है। तो इसलिए दिस इफेक्ट, अभी हम इसकी डेफिनेशन लिखा देंगे, बेसिक चीज तो तुमको समझ में आ गई। मेरा कहने का मतलब है CH4 के बारे में मैंने जो लिखा था, ग्रीन हाउस गैस है, क्या तुम ये समझ गए? वाटर वेपर है, CO2 है और H2 गैस है और CH4, ये 4 पॉइंट आते हैं MCQ में। तो इसी में देख के लिखना है, एक O2 भी दे देगा। तो तुमसे पूछेगा कौन इसमें ग्रीन हाउस गैस नहीं, तो इन्हीं में से 3 रहेगा, एक नहीं रहेगा, तो तुम ध्यान दे लेना। ठीक है, इट जनरेट्स CH4, दिस इज ए ग्रीन हाउस गैस एंड कॉजेज, इसकी वजह से ग्लोबल वार्मिंग होगी। उसके बाद तो तुम जानते ही हो कि कहीं ग्लेशियर पिघलेंगे तो वाटर लेवल ऊंचा होगा, तो जो कोस्टल एरिया वो डूब जाएंगे, ये सब तो होगा। अभी इंडोनेशिया में पिछले साल उन्होंने समुद्र के अंदर मीटिंग की, दुनिया को दिखाने के लिए, देखो तुम लोग हम पे ध्यान नहीं दे रहे हो, बम बना रहे हो, तो कहीं कुछ कर रहे हो, कहीं मोटर गाड़ी चला रहे हो, हमारा देश डूबने वाला है। उन्होंने पानी के अंदर मीटिंग की। एंड इट कॉजेज ग्लोबल वार्मिंग, ये क्या करेगा? इट कॉजेज ग्लोबल वार्मिंग। और दूसरी बात क्या बताई ईसाई ने? पहला तो ये सारा है बैक्टीरिया टू डिग्रेड, इट स्पॉइल्स द सीनेटिक व्यू ऑफ लैंडस्केप, हमारे आसपास का सुंदर चित्र कचरा फैला दो। सो इट स्पॉइल्स द पैनोरामिक एंड सीनेटिक व्यू ऑफ लैंडस्केप। इसलिए ये 2 रीजन लिख देना बस, अगली बात समझो। What is the harmful effect of non-biodegradable waste? तो इनमें एग्जाम्पल कौन कौन से आएंगे तुमको मालूम है? बायोडिग्रेडेबल वेस्ट कौन कौन से हैं? वेजिटेबल पील, पील, पेपर, सोप भी तो आता है, फार्म वेस्ट, और कुछ है बोलो? क्लॉथ भी हो सकता है क्या? जो भी कपड़े से, मतलब रेयान और पॉलिस्टर, ये सब ना लो, बाकी सब तो है। चलो, नेक्स्ट इज harmful effects of non-biodegradable waste। तो non-biodegradable waste के भी कुछ नुकसान हैं। इनके क्या नुकसान है? पहली बात ये इट लॉइटर हियर एंड देयर, ये बस पड़ा ही रहेगा। कांच तुम डाल दोगे क्या वो डिकम्पोज होगा? कांच है, मेटल, मेटेलिक कैंस, बहुत समय लग जाएगा।
मेटेलिक गैस, प्लास्टिक है, रबर है, ये तो जल्दी डिकम्पोज नहीं होंगे, तो इट लॉइटर, यहाँ वहाँ बिखरा रहेगा और रिमेन स्कैटर्ड हियर एंड देयर फॉर लॉन्ग टाइम। सर कल तो आपने कहा था प्लास्टिक 15 तक है, अब देख लेना बुक में, कुछ प्लास्टिक बायोडिग्रेडेबल आ गए हैं, कुछ नए नए बनते रहते हैं, तो जो पुरानी प्लास्टिक वो सब बायोडिग्रेडेबल हो रही है। अब कहीं लिखा रहेगा तो हम कह देंगे, वरना हमने नेट में बहुत जगह देखा है, समझ में आ गई बात की नहीं? तब तक लिखते रहो, बहुत सारी बायोडिग्रेडेबल है, जगह जगह नहीं लिखा रहता है बायोडिग्रेडेबल प्लास्टिक, बहुत सारी ऐसी है जो नई नई बनाते जाना है। अब बैक्टीरिया कुछ से परिचित हैं, तुम रोज नया लैब में बनाओगे तो उनको क्या मालूम तुम क्या बना रहे हो, वो डरेंगे ना उसको खाने से, इसलिए तो क्या लिख सकते हैं बताइए, इट। इसका एग्जांपल क्या है, जैसे मेटल, मेटल हो गया, मेटल स्क्रैप, और क्या हो सकता है, ग्लास पीसेस, इस प्लास्टिक, रबर, रबर इतना समय थोड़ी लग, अगर बहुत सारी तो प्लास्टिक हम लोग शेयर में यूज करते हैं, क्या तुम्हें लगता है वो बायोडिग्रेड होती होगी, कितना समय लग जाता है। सो इट, पहली चीज, इट लॉइटर, यह स्कैटर्ड, रिमेन scattered here and there and spoil, that is cinetic view। और दूसरी चीज इन सब चीजों से क्या होगा, इट ऑल्सो मेक्स सॉइल इनफर्टाइल। तुम कहीं प्लास्टिक वस्टिक का जंक यार्ड डाल दो, उसमें जो जमीन में जाएगा थोड़ा बहुत होगा, उसके बाद वहाँ कुछ उगेगा नहीं, क्योंकि ये सब केमिकल्स ही हैं, डिकम्पोज होकर उस जमीन को इनफर्टाइल ही बना देंगे, जंक यार्ड को, वहाँ कुछ नहीं उगेगा बहुत समय तक। तो इट मेक्स द सॉइल इनफर्टाइल। इट बस दो ही चीजें, मेक्स द सॉइल इनफर्टाइल। अब देखो आगे पीछे ना, What is greenhouse effect? दो लाइन में दिखा दें, ग्रीन हाउस गैसेस और ग्रीन हाउस इफेक्ट। चलो हाँ, इसमें बायोलॉजिकल मैग्निफिकेशन विद एग्जांपल लिख सकता है, लिख ही सकते हैं। ये नॉन बायोलॉजिकल तो अच्छा बता दिए, DDT ये सब भी है, इट कॉजेज बायोलॉजिकल मैग्निफिकेशन, सही बता, क्योंकि वो भी तो नॉन बायोडिग्रेडेबल है। इट कॉजेज बायोलॉजिकल भी लिख सकते हो या बायो मैग्निफिकेशन, दोनों एक ही चीज है। बायोलॉजिकल तुम्हारी बुक में लिखा है क्या? बायोलॉजिकल अपने मन से नहीं बता रहे? नहीं, पीछे ने बताया था। ठीक है, बुक में बायो मैग्निफिकेशन लिखा है, देख लेना, अभी बता रहे तो पीछे। वो कार्बन होता है, बस वो कार्बन में ग्लू मिला है, प्योर कार्बन है ना, तो अब बहुत समय तक पड़ा रहता है। रबर वबर तो ऐसे पड़े रहते हैं, हमने देखा टायर पड़े हैं, सालों से पड़े हैं, तो नॉन बायोडिग्रेडेबल मानो। बायोडिग्रेडेबल में ज़्यादा से ज़्यादा 15-20 दिन लग जाए, महीना लग जाए, तो ऐसे सोचो कि उसको रख दिया जाए तो क्या होगा, क्या वो नीचे का गल जाता है टायर? कुछ नहीं करता है ना। तो लेदर तो सही लेदर है तो बायोडिग्रेडेबल है, सड़ जाता है, लेकिन रबर नहीं सड़ती है ना। लेदर तो जो इंसान की स्किन है उसी से लेदर बनता है, उसका सिर्फ वल्कनाइजेशन किया जाता है, उसमें सल्फर डाल दिया जाता है। कई जगह लिखे नहीं रहते दुकान में, यहाँ चमड़ा कमाया जाता है, पढ़े हो कि नहीं? कमाने का मतलब क्या है, वो उसमें सल्फर डाल के उसको हार्ड करना है, नहीं तो इस स्किन को पहनोगे तो गुलगुल गुलगुल करेगा, क्या अच्छा लगेगा पहनने? तो उसका पहले वल्कनाइजेशन होता है। देखो जहाँ पर आप बहुत सारी दुकानें हैं जहाँ पर ये सब चमड़े का काम होता है, हमारे यहाँ तो कानपुर तो नंबर 1 है जहाँ से हम हैं, वहाँ यही काम ही होता है, वल्कनाइजेशन ऑफ लेदर। सही है कि नहीं? तो तुम्हें समझ में आ गया, लेदर हाउ एवर इट इज बायोडिग्रेडेबल बट रबर इज नॉट। ओके, आगे की बात करो। दैट इज ग्रीन हाउस इफेक्ट क्या होता है बताइए? ग्रीन हाउस इफेक्ट अगर 2 लाइन में लिखना हो, दैट इज सम गैसेस, ये लाइक CH4, CO2 और H2, इतना भी लिख दोगे चलेगा, ये मेन गैस है, ये मेन है, बाकी तो ये है।
So these gases ये क्या करते हैं? Allows sunlight to enter inside earth but does not allow the radiating infrared rays to go into cosmos. वो उसको ब्रह्मांड में जाने से रोक रही हैं. So allows sunlight, वो लाइट है, to enter inside earth but does not allow अर्थ से क्या रेडिएट हो रहा है, बोलो? उत्सर्जन हो रहा है, रेडिएट हो रहा है. जैसे तवे में से नहीं रेडिएट होता, हम लोग की बॉडी से रेडिएट हो रहा है. अर्थ भी गर्म है तो निकलता ही रहेगा. डज नॉट अलाउ, दैट इज इंफ्रारेड रेडिएशन. इंफ्रारेड रेडिएशंस टू एस्केप फ्रॉम अर्थ. कहां से बोलो? फ्रॉम अर्थ एटमॉस्फेयर. इसकी वजह से क्या हो रहा है, बोलो? ठीक है. दिस कॉजेस कंटिन्यूअस इंक्रीज इन ग्लोबल टेम्परेचर. इट इज नोन एज ग्लोबल वार्मिंग एंड द गैसेस. द इफेक्ट इज सिमिलर टू ग्रीन हाउस मेड इन कोल्ड कंट्रीज. सो इफेक्ट इज ग्रीन हाउस इफेक्ट एंड द गैसेस रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस आर नोन एज ग्रीन हाउस गैसेस. तो इस प्रक्रिया को क्या कहेंगे? दिस कॉजेस in continuous increase of global temperature. और इसे क्या कहा जाएगा? It is global warming. This effect is similar to ये कैसा है? पॉली हाउस. जो पॉली हाउस होता है ना, पॉलीथीन का बना है, या ग्रीन हाउस. कई बार देखा होगा आप लोगों ने कि खेती किसानी से जो लोग संबंधित हैं. सो दिस इफेक्ट इज सिमिलर टू ग्रीन हाउस, सो कॉल्ड ग्रीन हाउस इफेक्ट, एंड द गैसेस आर कॉल्ड greenhouse gases. ये बात हो गई. अगली बात आती है ओजोन लेयर. ओजोन लेयर देखो, दैट इज डिप्लीशन ऑफ ओजोन लेयर. सो हमारा अर्थ है, अर्थ में कई लेयर होती हैं. ये देखो, तो अर्थ में पहले 10 किलोमीटर तक ट्रोपोस्फियर, फिर 50 किलोमीटर, ये 10 किलोमीटर तक है, ये 0 किलोमीटर है. तो इसके बाद 50 किलोमीटर, दैट इज स्ट्रेटोस्फियर. और इसके बाद थर्मोस्फियर. थर्मोस्फियर का ही नाम मीजोस्फियर भी है, मीजोस्फियर. और उसके ऊपर चले जाओ, दैट कम्स एज आयोनोस्फियर. आयोनोस्फियर. और उसके ऊपर चले जाओ, दैट इज एक्सोस्फियर. थर्मोस्फियर की अगर हम बात करें तो ये 250 किलोमीटर है, ये दिस इज 350 किलोमीटर है, और दिस इज 500 किलोमीटर तक है. यहाँ तक एटमॉस्फेयर, यहीं तक हाफ डेंसिटी हो जाती है. यहाँ पर 1.29 kg पर मीटर क्यूब है. यहाँ जाते जाते 1.29. एक पूरी पानी की टंकी में हवा भरी हो तो ले जाओगे तो 1 किलो 200 ग्राम भारी रहेगी. कोई क्या हवा निकाल ले, तुम्हें ज़्यादा वजन लग रहा तो कह दो हाँ निकाल दो, 1 किलो 290 ग्राम कम ही हो जाएगा वजन, है ना? हवा का वजन है. तुम्हारी पानी की टंकी में जो हवा है ना, समझ आए ना, 1 मीटर क्यूब की. यहाँ तक जाते जाते डेंसिटी आधी हो गई. 1 किलोमीटर पे बादल है. कितने पर हैं? 1 किलोमीटर पर. सारी ग्रीन हाउस गैसेस कहाँ पे बताओ? इसी में. फिर भी ओजोन कहाँ पे है? स्ट्रेटोस्फीयर. यहाँ ओजोन है, ये ओजोन लेयर है. वो लेयर है बस, उसको बादल नहीं है, एक लेयर सी है. सही. और यहाँ क्या बताया बोलो? CH4, H2O और CO2. बोलो सही है? ग्रीन हाउस है. इतनी बात तुमको समझ में आ गई? यहाँ की हम बात कर रहे हैं.
इसके ऊपर क्या होगा, जब सनलाइट उसके साथ आती है तो उसके साथ क्या आता है बोलो, गामा रेज, एक्स सन है, बीच में वैक्यूम है, तो सन से जब आई कौन कौन सी रेज आई बताओ, गामा रेज और एक्स रे। और फिर आप बोलोगे कि देखो आपने तो यहाँ बता दिया यूवी रेज, इनसे यही आती, यूवी नहीं आती। लेकिन जैसे ही यहाँ पहुंची, यहाँ पर O2 थे, N2 थे, उसने क्या किया, ये बहुत हल्का एटमॉस्फेयर, आते ही उसने सबके इलेक्ट्रॉन को बिखरा दिए। गामा रे क्या करेगी, सारे इलेक्ट्रॉन निकल, एक नहीं, ऑक्सीजन के 8 निकल गए, आयनोस्फीयर सब आयंस हैं, नाइट्रोजन के सब निकल गए। बताओ अब वहां से निकले तो ये रे किस में बदल गई, इसके बाद जब इसमें से निकल जाएंगे तो फिर कुछ एनर्जी कंज्यूम हो गई, अब ये बदली यूवी में, किस में बदली बोलो, फिर इसका यहाँ किससे सामना हुआ, ओजोन से हुआ। भाई हमने बताया नहीं, जैसे तवे में नीचे लाइट ऊपर हीट, थोड़ी कोई चीज एब्जॉर्ब कर लेगा तो वो डिग्रेड हो जाती है ना। और इनका सीक्वेंस मैंने क्या बताया, गामा रेज उससे कम किसकी होगी बोलो, एक्स रेज, उससे कम किसका होगा, यूवी रेज, उससे कम किसका होगा, इंफ्रारेड रेज, और उससे कम किसका होगा, माइक्रोवेव, उससे कम किसका होगा, उससे कम होगा रेडियो वेव। वो बात समझ में आ गई। ये एनर्जी ज्यादा है, तो माइक्रोवेव में हाथ डाल दो कुछ भी नहीं होगा, उसमें एनर्जी नहीं होती, कुछ होता है, बस वो एक रेजोनेंस के इफेक्ट की वजह से पानी का जो बॉइलिंग पर। यहाँ देखो ये सब रेस किसमें बदली बोलो, आयनोस्फीयर की वजह से। वो जो इलेक्ट्रॉन निकले वो कहाँ कंबाइन होंगे, थर्मोस्फीयर, ऊपर निकले अगले लेवल पे कंबाइन होंगे, और वहां होने की वजह से इसका टेम्परेचर 400 डिग्री सेल्सियस पहुंच जाता है। कल्पना चावला यही मरी थी, दैट इज वो गास्केट ही उसकी पिघल गई। तो ये सबसे हॉटेस्ट पार्ट ऑफ आवर एटमॉस्फेयर है, और इन सबको मिला दो तो एटमॉस्फेयर में, इन सबको मिला दो तो क्या कहेंगे, दैट इज एटमॉस्फेयर। तो हमारे मतलब का यहाँ है, अगर हम इसकी बात करने जा रहे हैं, सही है, दैट इज ओजोन लेयर। इतना तो तुमको पता चल गया, ओजोन पे जो पड़ती है वो यूवी है, सन से चली वो गामा है, क्योंकि वहां न्यूक्लियर रिएक्शन है, न्यूक्लियर रिएक्शन हो रही है ना वहां पे, उस वजह से गामा है। वहां से घटते घटते आयनोस्फीयर ने घटा दिया उसका, तो फिर ये इतना हो जाए, ठीक है, पोटेंसी घट गई। अब हम बात करते हैं ओजोन लेयर की। ओजोन लेयर्स आर प्रेजेंट, ठीक है, ऑक्सीजन इज प्रेजेंट, ऑक्सीजन एलिमेंट इज प्रेजेंट इन फॉर्म ऑफ ओजोन एट स्ट्रेटोस्फीयर ऑफ आवर एटमॉस्फेयर। ओके, तो ऑक्सीजन एलिमेंट कैसे प्रेजेंट है बताइए, एलिमेंट एट स्ट्रेटोस्फीयर इज प्रेजेंट, ठीक है, प्रेजेंट इन फॉर्म ऑफ, ये इन फॉर्म ऑफ ओजोन, ये एट, ये इन फॉर्म ऑफ ओजोन, वहां पर थोड़ा मौजूद है। ये ओजोन जानलेवा है कि हमारी सुरक्षा का कारण है, कि दोनों है, दोनों, ये अच्छा जानते हैं। दैट इज इफ ओजोन इज एट लोअर लेवल इट कैन किल अस, रेस्पिरेटरी हमारी डैमेज डैमेज कर कई बीमारियां, वहां वो हमारे लिए स्क्रीन कर रहा है, उस लेवल पर स्क्रीन कर रहा है। कई किसी किसी की हड्डी नहीं पड़ जाती पीछे, तो ओजोन के इंजेक्शन दिए जाते हैं, उसको क्रायोस्कोपिक सर्जरी कहते हैं, हड्डी छोटी हो जाएगी आराम से। जैसे किसी के साथ नहीं होता बोन का दर्द होता है, तो स्पाइन में तो क्रायो सर्जरी में ओजोन का इंजेक्शन लगता है, ठीक है। अब हम देखें तो ओजोन की हम बात कर रहे हैं, ये इस लेवल की बात कर रहे हैं, ठीक है। बताओ ओजोन का मॉलिक्यूल कैसा होगा, ऐसा यह होगा, ये कभी डबल बॉन्ड इसके साथ रहेगा, कभी इसके साथ। आप कहोगे इसकी तो पूरी हुई नहीं, वैलेंसी ऑक्टेट नहीं पूरा हुई है, अलटता पलटता रहता है, वो हम अगले कभी देख लेंगे, ठीक है कि नहीं। इसमें यही इसका मॉलिक्यूल है। तो बताओ जब इसके ऊपर क्या पड़ेगी, यूवी, सनलाइट ना लिख देना, क्या पड़ेगी बताओ, यूवी पर्टिकुलर रेडिएशन आता है, ये इसको तोड़ देगा, किसमें तोड़ देगा, O2 में। और तो आप ये मत बनाना, बस ऐसे लिख देना यूवी इसको किसमें तोड़ देगा, O डबल बॉन्ड O में, और इसमें से एक नेसेंट ऑक्सीजन निकलेगी, तो O3 O2 में टूट जाएगा, और सही है, और साथ में उसको विजिबल रे में बदल देगा जो हमारे लिए सेफ है। यही ऑक्सीजन जब रात होगी फिर से जुड़ जाएगा, अगले दिन फिर टूटने के लिए तैयार।
रात होते ही क्या होगा, वैसे दिन भर टूटता रहेगा। अल्टीमेटली एक नेसेंट ऑक्सीजन है, इसकी लाइफ 10⁻⁸ सेकंड ही होती है। नवजात ऑक्सीजन, नियोनेटल वार्ड समझते हो, बच्चों का वार्ड, इट इज नेसेंट ऑक्सीजन। ठीक है, तो ये प्रक्रिया आप लिख लोगे ना वहां पर, एंड फिर ये जैसे ही सनलाइट चली जाती है फिर कंबाइन होकर फिर ओजोन बन जाता है। लेकिन जो तुम्हारी ऐसी गैसेज होती हैं जो रेफ्रिजरेटर में यूज होती हैं, किसके लिए बताओ, कूलेंट के तौर पर, डाइफ्लोरोमीथेन, जिसको कि फ्रियॉन गैस कहते हैं। सो दिस साइकिल गोज ऑन एट स्ट्रेटोस्फीयर एंड कंटिन्यूअसली इट फिल्टर्स यूवी रेज एंड नॉट अलाउज इट टू रीच टू अस। ये फिल्टर कर देता है, फिल्टर का काम कर रहा है। जैसे तुम्हारे पास यूवी का चश्मा हो तो वो फिल्टर कर देता है। क्यों तुम्हें यूवी के चश्मे की जरूरत पड़ रही है, पहले नहीं पड़ती थी, क्योंकि अब हमारे ग्लोब में एक बहुत बड़ा छेद हो गया है जिसमें अब वहाँ ओजोन नहीं रह गई है। तो इस वजह से तुमको मालूम होगा कि अभी कुछ साल पहले 1989 में एक 200 लोगों का ग्रुप अलास्का में गया था, उन सबको स्किन कैंसर हो गया था। क्यों हो गया था, क्योंकि उनके स्किन पर उनकी कॉर्निया बर्न हो गई, स्किन कैंसर हो गया। और एक उसमें लेडी गई थी, वो प्रेग्नेंट थी, उसका बच्चा ही म्यूटेट कर गया, वो ऐसा बच्चा पैदा हुआ वो इंसान ही नहीं दिख रहा था। तो इस प्रकार से हुआ, समझ आई बात। तो अब हम देखेंगे ओजोन लेयर के न होने से, डिप्लीशन होने से क्या हार्मफुल इफेक्ट होते हैं और ये क्यों डिप्लीट हुई इन सभी चीजों पर। UNEP का फुल फॉर्म क्या हुआ इसको बताओ, बस तुम लोग पता है कौन से ईयर में ये सही है। चलो अब ये सारी चीज हम लोग देख रहे हैं यहाँ पे, इतनी बात हो गई। इट फिल्टर्स, ये क्या फिल्टर करता है बोलो, यूवी रेडिएशन। अभी यूवी रेडिएशन देखा था तुमको मालूम है, विबग्योर में, विबग्योर, क्या मुझे बताओ वॉयलेट सबसे ज्यादा एनर्जी है, अब वॉयलेट से भी ज्यादा हो अल्टीरियर टू वॉयलेट तो यूवी बोल दो। अल्टीरियर का मतलब सुपर, अल्टीरियर, और इंफीरियर टू रेड, रेड से भी गई गुजरी, इंफीरियर, इंफ्रारेड। तो इंफ्रारेड इसके नीचे, इंफ्रारेड इसके बीच विजिबल आ गई, बोलो बात समझ आ गई, विजिबल। और रेड से भी गई गुजरी, रात को तुम लाल रोशनी जला के सोते हो, क्यों, आराम से आंखों पे जो है बिल्कुल प्यूपिल पे असर ना पड़े, आराम से हल्की हल्की आए, नहीं तो उससे भी कम को क्या कहेंगे बोलो, इंफीरियर टू रेड को क्या कहेंगे बोलो, इंफ्रारेड। और अल्टीरियर टू वायलेट को क्या कहेंगे, वैसे हम वायलेट का सिर्फ 15% ही देख पाते हैं, 85% के लिए तो हमारी आई ससेप्टेबल ही नहीं है। चलो, इट फिल्टर्स यूवी रेडिएशन। अब तुम्हें पता चल गया कि ये विजिबल से बड़ी है और ये विजिबल से छोटी है, इतनी बात है। सो इट फिल्टर्स यूवी रेडिएशंस एट स्ट्रेटोस्फीयर and saves us. However, it was noticed that there is a gap, large gap at stratosphere at which, at its poles. वैसे तो ये नॉर्थ पोल में, ये ज्यादा कहाँ हो रहा है, नॉर्थ पोल में। सो जैसा कि बुक में भी बना है, it was noticed, ठीक है, that there is a large gap at over the north pole, over ये अलास्का में, वो अलास्का में अमेरिका के पास है लास्ट में, तो इट इज लार्ज गैप ओवर नॉर्थ पोल, ठीक है। सो यूवी रेडिएशंस, इसलिए क्या हुआ बताइए, रेडिएशंस आर एंटरिंग इन अवर एटमॉस्फेयर। और फिर क्या होगा, ये यूवी रेडिएशंस हमारे एंटर कर रहे हैं, ठीक है। नाउ आफ्टर दैट इट हैज कॉज्ड स्किन कैंसर, कॉर्निया बर्न, कॉर्निया जल जाएगी, कॉर्निया बर्न, म्यूटेशन, म्यूटेशन का मतलब है अपभ्रंशता। अब बच्चा अपभ्रंश होता है ना, हम लोग हिंदी बोलते हैं, तो उस बच्चे को क्या कहेंगे, म्यूटेटेड चाइल्ड, म्यूटेशन ऑफ अनबॉर्न बेबी,
डीएनए में ही म्यूटेशन हो जाएगा। अब तुमको ये बात मालूम है 23 क्रोमोसोम है, यूवी रे उसके यूट्रस में पहुंचा और 23 की जगह 24 क्रोमोसोम ही कोई तोड़ डाला। सोचो जरा, अब 24 क्रोमोसोम से जो बच्चा पैदा होगा क्या वो ह्यूमन का होगा? तो बच्चा ही ऐसा ही होगा। बच्चे का क्या किया? वो लंप ऑफ मीट था, कुछ अजीब सा ही दिख रहा था, उसको कोई अपनाएगा नहीं, वो बोली ले जाओ ये हम नहीं पालेंगे, उसको कोई पालेगा? तो लगना भी चाहिए ना। अब इतनी बात हो गई, सो लेट अस सी रीजंस। इसके लिए क्या रीजंस हमने बताया आपको, बताइए। रीजंस है ClClFF, डाइक्लोरो डाइफ्लोरो। F पहले आता है कि C ना, तो देखो डाइक्लोरो, D से नहीं मतलब C देखा जाता है। डाइक्लोरो डाइफ्लोरो मीथेन, मीथेन के चार तत्व तो जुड़ा है, मीथेन। तो इस चीज को क्या कहते हैं? दैट इज फ्रियॉन गैस। ये कौन सा है बोलिए? फ्रियॉन गैस। तो फ्रियॉन गैस क्लोरोफ्लोरोमीथेन है। जब मैं कहूँ कूलेंट, तो हमारे एयरफोर्स में भी जो सुखोई है ना, तो सुखोई में फ्रियॉन पर यूज होती है, अदरवाइज फ्रियॉन के ही वर्जन यूज होते हैं। वो लोग फ्रियॉन गैस क्या होता है, जैसे लीक हुई तो तोड़ के निकाल दिए, इसका एक मॉलिक्यूल ओजोन के 10 लाख मॉलिक्यूल को खराब कर। हम लोग इनसेंसिबली अपना फ्रिज भेज दिए किसी को, अब वो सिंपली पीछे का वॉल्व तोड़ दे रहा है, सिर्फ इसलिए उसको भंगार चाहिए। बताओ, भंगार लोहे के चक्कर में, उसे क्या लेने देना, वहां होती हो तो होती हो, अलास्का के साइंटिस्ट मरे तो मरे, लेकिन एक मॉलिक्यूल इसका क्या करता होगा इस कूलेंट का? वो रेफ्रिजरेंट है ना, कूलेंट है, कंप्रेसर में, इन सब में भी एक पड़ रहा। हम लोग भी जब ऊपर भरवाने जाते हैं तो कहते हैं हम खुद ही करते हैं, वही लीक कर गई, हमें क्या लेना देना, डाल दो फ्रियॉन 10। सही कि नहीं? अभी चल रही है इंडिया में। हाउएवर UNEP में 1987 में ये बोला गया कि अब हम लोग मिलके इस कूलेंट का जो यूज है वो 86 तक ही सीमित रखेंगे। 86 में जितना था उससे नहीं बढ़ाएंगे। लेकिन कौन देश मानता है और कौन उन पे विजिलेंस रखे? क्या कोई रखने वाला है? लेकिन फिर भी यूनाइटेड नेशंस इन्वायरमेंटल प्रोग्राम में, इनमें सब में ये आम सहमति बनी, और ये पहला इस तरीके का पर्यावरणीय सम्मेलन था जो ग्लोबल स्तर पर बैठा गया। पूरी बात समझ आ गई? ये सारे पॉइंट्स आएंगे तो आप लिख लेना। क्या बात बताइए कि दैट इज कि विच गैस बताइए? दैट इज कूलेंट या रेफ्रिजरेंट। और कोई नाम है गीत साहब? CFC। हाँ, फ्लोरोफ्लोर का, ये तो अच्छा होता है, यही हम तो सोचने जा रहे हैं। दैट इज फ्लोरोकार्बन्स, दैट इज CFC। यही वर्ड इसके लिए। ये क्या करते हैं बताओ? दीज आर रिस्पॉन्सिबल फॉर ओजोन डिप्लीशन, ओजोन लेयर डिप्लीशन। इट्स वन मॉलिक्यूल। ये क्या करेगा? इस्टेब्लिश ए चेन रिएक्शन, एक से दो टूटा, दूसरे से तीसरा, तोड़ता ही चला जाता है। एंड स्पॉइल्स या डिस्ट्रॉयज मिलियंस ऑफ, 10 लाख तो मिलियन ही हो गया, मिलियन ऑफ ओजोन। ठीक, तो इट एस्टेब्लिश a chain reaction and spoil million of ozone molecule। अब लिखो in United Nations Earth Environment है ना, अर्थ सब में लिखी एनवायरमेंट प्रोग्राम होगा, मुझे तो अभी देख लेंगे क्योंकि P है ना, एनवायरमेंट। प्रोग्राम, ठीक है, दैट इज UNEP। कब हुआ? हेल्ड इन 1987। It was unanimously agreed, ये सर्वसम्मति से तय हुआ between all nations। Agreed that
all nation will, कोई किसी को मना कर सकेगा कि नहीं कम रखो? फिर अगली बार मोदी को भी तो चुनाव में जीतना है, उस समय राजीव गांधी को जीतना रहा होगा, ऐसे किसी से बोल दो वो वोट ही नहीं देगा, तुमको जिताएगा नहीं, तुम रखे रहो कसम। ऐसा कर सकते हो किसी को? उसको ये तो अल्टरनेटिव दो। तो इस तरीके से ऑल नेशन विल कीप यूज ऑफ CFC, लिमिट कर देंगे, ऑल नेशन विल लिमिट यूज ऑफ CFC एट 1986 लेवल। CFC is also used in aerosol, जो कई बार स्प्रे हम छिड़कते नहीं डिओड्रेंट में, उनमें भी CFC होती है। HFC यूज करता है, मतलब CFC के बदले HFC यूज करता है। HFC है ना, तो अब H का मतलब देखें क्या होता है? हाइड्रोफ्लोरोकार्बन। हाइड्रोफ्लोरोकार्बन। सही है, ये अच्छा तुम बता रहे हो सब, आज तो तुम अच्छी जानकारी दे रहे हो। CFL क्या होता है? हाँ? CFL कहाँ पे है? CFC। सो अब इसकी जगह नाउ क्या होगा बताओ? HFC हाइड्रोफ्लोरोकार्बन इज यूज्ड इन प्लेस ऑफ CFC, यानी HFC, फिर ये Cl नहीं रहेगा। नाउ HFC is used in place of CFC। क्लोरीन बहुत गड़बड़ है, क्लोरीन से ही तो गैमेक्सीन बनता है, ये पानी में डाला जाता है क्लोरीन, जब स्विमिंग पूल में जाते हो, ये फिर ये कीड़ों को मारने की जगह हमारी बॉडी में भी चला जाता है, कई बार हम लोग तो उसका पानी भी अंदर भी चला जाता हो, ये गैमेक्सीन है। तो क्लोरीन जहाँ क्लोरीन हटा दिया, सारी गड़बड़ी खत्म हो गई। चलो इस तरीके से हाइड्रोफ्लोरोकार्बन लिख लो, हाइड्रोफ्लोरोकार्बन। मुझे लगता है अब इस चक्कर में और कुछ नहीं बचा होगा, और कोई टॉपिक बच रहा है तो फिर हम लोग मॉडल पेपर पर बढ़े, शायद तो बता दो। 3R तुम लोगों को पता है, रिसाइकलिंग, इंसिनरेशन, समझ में आ गई बात? 5 चीजें हैं, 5 मोड देख लो, अपने मन से लिख देना, थोड़ा थोड़ा बताते हैं। 5 मोड्स ऑफ गार्बेज डिस्पोजल, 6 है ऑफ गार्बेज डिस्पोजल। तो पहली चीज है रिसाइकलिंग। तो जो चीज तुमको मालूम है कि कोई भी चीज है, मेटल है, पेपर है, एनीथिंग विच कैन बी रिसाइकल्ड इज सेंट टू द, जो भी आपकी करस्पॉन्डिंग एजेंसी को भेज देना चाहिए। इट विल अर्न यू फ्यू बक्स, इससे तुम्हें बक्स मिलेंगे, सेंट्स मिलेंगे, डॉलर मिलेंगे, और इट विल गो अगेन रिसाइकल ना। दूसरी चीज प्रिपरेशन ऑफ कंपोस्ट, प्रिपरेशन ऑफ कंपोस्ट। सी वहां पर इतना अच्छा सिस्टम है कि इंदौर नंबर 1 है भारत का सिटी, 543 शहरों में नंबर 1 आ रहा है, 5 सालों से आ रहा है। क्योंकि वहां के डीएम ने क्या किया, हर मंदिर के बाहर, हर मस्जिद के बाहर एक कंपोस्ट बिन रखवा दिया, फूल अंदर चढ़ते हैं, कंपोस्ट बिन में आ जाते हैं, और वहां पे तुमको मिलेगा एक पेपर बैग, और बाहर जाके जितने का फूल चढ़ा उतने का कंपोस्ट ले आओ, घर में डाल दो। अंदर फूल चढ़ाओ, बाहर से कंपोस्ट ले जाओ, पुराना जैसे तुम डालोगे उतना कंपोस्ट निकल जाएगा। 1 किलो डालोगे 1 किलो कंपोस्ट, क्योंकि वो 20 दिन पहले का निकलेगा। तुम आज डालोगे तुरंत नहीं बनेगा, लेकिन जितना डालोगे उतना निकलेगा, और वो यूजफुल कंपोस्ट है। सड़कों पर 0 डस्टबिन पॉलिसी, जो भी कचरा था उसी की रोडें बना दी, वो अब उसी वेस्ट को बेच रहे हैं। तो इस तरीके से क्या चीज की बताइए, प्रिपरेशन ऑफ कंपोस्ट। इंदौर का कभी यूट्यूब में देख लेना। जोधपुर बनना चाह रहा, जगह जगह लिखा है अपने शहर को भारत में नंबर 1 बनाएंगे। सर स्वच्छता सर्वेक्षण होता है, कभी 3 पे आता है, कभी 4 पे, 1 पे तो कभी भी नहीं आ पा रहा। इतनी बात तुम्हें समझ में आ गई? तो इसलिए प्रिपरेशन ऑफ कंपोस्ट, खाद बनाई जाए, डिकम्पोज करो तो उसे कंपोज कहते हैं। इंसिनरेशन, तो इंसिनरेशन का क्या मतलब है, किसी चीज को दहन पूरी तरीके से, जैसे इंसिनरेटर जानते हो, ये जैन लोग, ये टाटा, रतन टाटा को इंसिनरेटर पे रखा गया ना, क्योंकि वो पारसी लोग थे। पारसी लोग क्या करते हैं कि किसी ऊपर कौओं को खिला देते हैं, जो बच जाता है, बोन्स बच जाती है, उसको इंसिनरेटर में डाल देते हैं।
वो भस्म हो जाती है और फिर उस पाउडर से छिड़काव, खेतों में उपज। ये चीज़ इंसिनरेशन का मतलब है ऐसे जैसे मेडिकल वेस्ट हैं उन सबको इंसिनरेट ही करना चाहिए, क्योंकि उससे किसी को क्या बीमारी हो जाए, उसमें कैंसर के न जाने कौन कौन से वायरस हैं, क्या उसे ठीक नहीं रहेगा। तो इंसिनरेटर किसके लिए बोलो? फॉर ये दहन, फॉर मेडिकल वेस्ट। इसमें बहुत 2000 डिग्री का टेम्परेचर होगा गैस टाइप, तो गैस का जो फ्लेम का 3000 होता तो 2000 होगा। और तुमको बोला रिसाइकलिंग किसकी होगी, बोलो? मेटल स्क्रैप और किसकी होगी? पेपर, रबर, जो तुम्हारे लेने आता है वो कबाड़ी वाला, उन सब वो सभी रिसाइकल है, वो किसी को देता ही तो होगा। और ये किसकी होगी? बायोडिग्रेडेबल वेस्ट, किचन वेस्ट की। तो इसके लिए एक कंपोस्ट मशीन आती है उन सब की, फार्म वेस्ट और भी जो चीजें हैं वो सब कर सकते हैं। चौथी चीज क्या बताई गई? लैंडफिल। कुछ ऐसी है जो प्लॉट वेस्ट है, उसको लैंडफिल में यूज करो, इधर उधर क्यों फेंकना? कहीं जमीन अगर शहर में पानी भर जाता है, जैसे बिहार को दे दो, वो समुद्र तल से बिहार कितनी ऊंचाई पर है? 600 मीटर, और जोधपुर वहाँ लिखा है स्टेशन पे 2000 किलोमीटर ऊंचा। यूपी में पानी नहीं भरता, सब 2000 से ऊपर ही है। बिहार में ऐसे ही है, और साथ में उड़ीसा, यही दो जगह पानी भरते हैं, तो उनको दे दो, भर ले अपना जमीन। दैट इज लैंडफिल। सो प्लॉट वेस्ट इनको कहाँ दिया जा सकता है? इट कैन बी, तुम अपने शहर में यूज करो ना, अर्बन में, क्यों कहीं देना है? प्लॉट वेस्ट कैन बी गिवन, कैन बी यूज्ड टू फिल। कहाँ फिल करोगे बोलो? इन लो लेवल एरियाज। और पांचवी चीज क्या है? फिफ्थ देखिए, फिफ्थ है दैट इज सीवेज ट्रीटमेंट। ये भी इंपॉर्टेंट है। सीवेज ट्रीटमेंट का क्या मतलब है? गार्बेज डिस्पोजल। जो सीवेज है, तुमको मालूम है आंखों में जो डाली जाती दवा H2O2 होती है, तो H2O2 क्या करती है बताइए? उसमें बहुत सारा ऑक्सीजन है। ये देखो, जैसे ये तुम आंखों में हाइड्रोजन परऑक्साइड डालते हो, ये है हाइड्रोजन, ये बॉन्ड है हाइड्रोजन परऑक्साइड, ये आंखों में डालते हो। H2O2 हाथ में, ये सब नीचे आनंद में मिलती है, इसके चेहरे पे लगा लो, क्योंकि ऑक्सीजन है, इसमें क्या निकल रही है? और वो ऑक्सीजन तो किसी चीज के लिए भी अच्छी होती है। वही ऑक्सीजन H2O2 डाल दो सीवेज में, तो जो बैक्टीरिया अगर उनको ऑक्सीजन मिलेगी तो क्या उसे डिकम्पोज नहीं कर देंगे? सीवेज भी तो ऑर्गेनिक वेस्ट है। वो क्यों नहीं कर पा रहे हैं? क्योंकि उनको ऑक्सीजन मिल नहीं पा रही। सफिशिएंट ऑक्सीजन दी जाए और 1 किलो बैक्टीरिया भी डाल दिया जाए उसी सीवेज में, और खूब ऑक्सीजन ये डाल दी जाए, डिकम्पोजिंग बैक्टीरिया आता है, केजी में डाल देते हैं, तो उसको कहते हैं सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट। क्या कहते हैं? सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट। इट इज डन इन दिस। हर एक अर्बन सोसाइटी में, शहर के बाहर एक सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट है। ये जहाँ जहाँ का सब सीवेज है, ड्रेनेज से एक जगह जाता होगा, और फिर ऐसे ही ये लूनी नदी में नहीं मिलाया जाता। तुमको क्या लगता है ये सीवेज फिर लूनी नदी में मिल जाएगा, वहीं लोग छठ पूजा करेंगे? नहीं, वहाँ पर एक सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट में जाएगा, प्लांट में जाएगा, और फिर वहाँ पर क्या होगा? किलो बायो ये बैक्टीरिया डाले जाएंगे और H2O2 डाला जाएगा। क्या डालेगा? H2O2। उससे वो उसको डिग्रेड कर देंगे ऑर्गेनिक मैटर में। वो फिर वो इतना अच्छा हो जाएगा दैट इट इज कैन बी यूज्ड फॉर फिशेस। फिश उसको यूज करेंगे और अपनी जनसंख्या बढ़ाएंगे, और सब वो फिर किलो के भाव में बिकेगी। ये बात होती है। तो इसलिए इट इज डन, हमें कहाँ करना चाहिए? इट इज डन बिफोर ड्रेनिंग इट टू रिवर। और नहीं तो यही डाल दोगे, इतना ऑर्गेनिक मैटर रहेगा, यही बैक्टीरिया सारा खा जाएंगे ऑक्सीजन, पानी का ही। पानी में ऑक्सीजन की सॉलिडिटी ज्यादा है कि कम? और यही वाले अगर तुमने सीवेज मिला दिया ना, ये बैक्टीरिया पानी की सारी ऑक्सीजन ले लेंगे इसको डिकम्पोज करने के लिए। फिर मछली कैसे सांस लेगी? मछली नहीं सांस ले पाएगी तो वो मर जाएगी, और मछली जब मरती चली जाएगी तो उस पानी को कौन साफ करेगा? मछलियां ही तो पानी को साफ रखती हैं। फिर वो मछली नीचे नीचे ऑर्गेनिक मैटर बन जाएगी, उस ऑर्गेनिक मैटर में पेड़ पौधे उगेंगे, और इस तरीके से उस झील की ही डेथ हो जाएगी। इस प्रक्रिया को यूट्रोफिकेशन कहा जाता है। झील मरती क्यों है? अब
केजरीवाल इतनी इतनी मछली ला के डाल रहे 100-100 किलो, वो पानी ही इस योग्य नहीं बचा। तुमने एक बार इकोसिस्टम को खराब कर दिया ना, तो तुम इकोसिस्टम में ला की चीजें डालने थोड़ी ना होता। क्या तुम सोचते हो मछलियां आएंगी, उनके वो सफोकेट करके फिर मर जाती हैं। उनका सिस्टम बना है, तब तक वो कर रहे हैं। तुमको क्या मालूम छोटे छोटे कौन कौन से आपस में डिपेंडेंट सोर्सेज हैं, तुम तो नहीं जानते। तो मछली डालने से भी कुछ नहीं होता। अब वो यमुना नाली बन गई तो अब बन गई, बचा सकते थे तो जब तक इकोसिस्टम सरवाइव कर रहा था, लास्ट स्टेज में भी बचा लेते, अब नहीं बचेगा। बात समझ में आ गई कि नहीं? तो क्या ये समझ में आया? इट शुड बी डन इन सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट, अदरवाइज लेक या नदी की डेथ हो जाएगी। और उसका नाम क्या होता है डेथ का? यूट्रोफिकेशन। चलो देखो, इट इज डन कहां पे किया जाएगा? इन सीवेज ट्रीट। अगर तुम्हें 3 नंबर का क्वेश्चन आ जाएगा, अब तो सब में 2-2 लाइन तो लिख ही लोगे कि कैसे कर सकते, नहीं कर सकते। तुम छठा बता रही थी, कौन सा छठा है? सर बायोगैस प्रोडक्शन क्या होता है उसमें? बायोगैस, ये भी सही है। जगह जगह गांव में बायोगैस प्रोडक्शन भी तो होता है। तो गोबर और इन सब से हम क्या कर सकते हैं? अपना रसोई चला सकते हैं। छठा पॉइंट, बायोगैस प्लांट होते हैं कि नहीं गांव में? तो उसमें क्या होगा, ये देखो, इसमें ये एक ऐसे है, यहाँ पर एक ये इस तरीके से, ये देखो, ये जमीन के ऊपर का हिस्सा है। और यहाँ पर जब तुम डालोगे तो इससे तुम्हारे खेतों में जाएगा। ये देखो, तुमने यहाँ क्या डाला बोलो? गाय का गोबर डाल दिया। इसमें ये जो चीज है इसके अंदर सड़ती रहेगी, इसको कहेंगे स्लरी। क्या कहेंगे? स्लरी। और जब स्लरी बनेगी तो तुमको मालूम है किसी चीज के सड़ने से मीथेन गैस बनती है। और क्या मीथेन गैस सीएनजी है? और सीएनजी क्या किसी चीज को ईंधन तो है ही है, फ्यूल तो है ही है, गैस चलाने। इसी के ऊपर से, इसके ऊपर से क्या निकला बोलो? गैस पाइप, रबर का पाइप है या एक तरीके से फ्लेक्सिबल पाइप, वो तुम्हारे रसोई गैस में गए। हाँ, स्मेल जरूर होगी गोबर की, तो नाक बंद करके खाना बनाया जा सकता है, ऐसा कोई इशू नहीं है। यह ह्यूमन वेस्ट भी एक्सक्रीटर इसमें जाता है, कोई इशू नहीं है। लोग अपने टॉयलेट का भी कनेक्शन इससे करते हैं, फिर उसी से गैस से खाना बना लेते हैं। ऐसा गाँव में होता है। तो इससे 2 सुविधाएं हो गई, उनको फिर खेतों में नहीं जाना पड़ेगा ना। अब इससे गैस इन्होंने बना ली, गैस में खाना बना दिया। और फिर जैसे जैसे इसमें गैस भरेगी, इनकी ये पीतल की टोप उठती जाएगी, वो खुश होंगे इतनी गैस भरी हुई है। ये फ्लोट कर रही ना, ये फ्लोट कर रही ना, तो जितनी गैस बनेगी तो वो कहें भाई तुम्हारे ज्यादा गैस है। समझा? और इस प्लांट को क्या कहते हैं? कुछ लोग इसे बायोगैस प्लांट कहते हैं, कुछ लोग गोबर गैस प्लांट कहते हैं। दोनों ही बातें सही है, तो आप नाम लिखो। कुछ इस तरीके का है, इसका नाम क्या बोलो? बायोगैस प्लांट। अब मान लीजिए कोई जहाँ पर बहुत सारे अस्तबल हो, घोड़े गाय हो, उन सबको गोबर गैस प्लांट। सही है। अब कुछ नहीं बचा ना इस चैप्टर को। अब चलो मॉडल पेपर पे हैं। और किसी को कुछ पूछना है? हाँ बोलो। उधर ना कॉज स्किन कैंसर लिखा है ना, अब इसमें इट हैज कॉज स्किन कैंसर, पर यूवी रेडिएशन तो कैंसर को मार सकता है। तो यहाँ लिखा ना एंट्रिंग लार्ज गैप, गैप की वजह से वो, जब हमारे अर्थ में गैप हो गया तो क्या होगा बोलो? भाई अर्थ है और अर्थ के ऊपर एक एटमॉस्फेयर है, और उस एटमॉस्फेयर में यहाँ क्या हो गया बोलो? छेद हो गया। अब इस छेद से क्या चीज आई? ऊपर से जो आई हमें लेना देना नहीं है कि कहाँ से वो फिल्टर हुई, आयनोस्फीयर मीडियोस्फीयर की हम बात नहीं कर रहे हैं। हमको यहाँ आई तो इससे बोलो यूवी आई, तो यूवी की वजह से जब ये गैप बना, यहाँ लिखा है कि नहीं लार्ज गैप, स्किन कैंसर हो गया। ठीक है, देखो मैंने 3 रीजन दिखा है, 5 हैं, बुक से देख लेना है, नेट से पूछा जाता है व्हाट आर द हार्मफुल इफेक्ट्स। एट लोअर लेवल तुमने सही बताया, एट लोअर लेवल इट इज पॉइजनस, at higher level it does a screening, it saves us from harmful effects of UV radiation। 5 इफेक्ट, और भी 2 देख लेना, और छोटी मोटी चीजें। अब बाद में इसको क्वेश्चन के माध्यम से कवर करते रहेंगे, जो क्वेश्चन छूटे मुझे मालूम है। चलिए
नाउ मॉडल पेपर 1 निकालो। मॉडल पेपर 1-2 की पढ़ाई की है तुम लोगों ने? पढ़ा? तो उसमें हम लोग देख लेंगे, कुछ तो ऐसे ही भी देख लेंगे कि जो आते हैं। देखो मैथ का पेपर तो तुम लोग का अच्छा हो गया, बहुत लोगों के 70 से ऊपर आ रहा है ना, साइंस का अच्छा होएगा। हैं? नहीं आते सर, आर्ट का हार्ड? बहुत लोग तो बोल लेता है हलवा आया। इसके नहीं आता, वो स्टैंडर्ड वाला। अच्छा, तेरे आगे अगर स्टैंडर्ड वाले हो तो स्टैंडर्ड बना के रखो अपना। चलो सेट 1 ओके। Which of the following pairs belong to the category of primary consumer? जरा देखो, ठीक है। बी सेकंड का मेटल रॉड PQ प्लेस, ध्यान दीजिए, अगर मान लीजिए मेटल रॉड है, ऐसा प्लेस कर दिया और फील्ड ऊपर है, तो अब अपने हाथ से जरा फ्लेमिंग का रूल लगाओ और इसमें द एंड ऑफ रॉड आर कनेक्टेड टू बैटरी। बैटरी में जरा इसका कनेक्शन देखो क्या दिखाया है इधर, ये दिस इज PQ। तो बोलो करंट कैसे जाएगी? अब अपना लेफ्ट हैंड रूल लगाओ। अच्छा, तो इसमें लेफ्ट हैंड रूल लगाइए, वो बता देंगे। ये फील्ड है, दिस इज B, समझो FBI, ये I है, B ऊपर है, तो ये कहां पर होगी? आउटसाइड द पेपर। सही है? ये दिख रहा है, थंब भी तो फोर्स होता है। सही है, समझ आ गया? That is, बना के दिखाओ एक बार जरा, गरिमा बना, नहीं आप बनाओ, कैसे बनेगा? सही आपको आता है। That is outside the paper, यानी ये जो रॉड है ये बाहर की ओर आ जाएगी। अगर इसे टांग दो तो ये किधर आ जाएगी? बाहर। ऐसे हैंगिंग में रख लो। अगला देखें, सो फोर्स इज आउटसाइड द पेपर एज पर फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल। आउट ऑफ द फील्ड, ठीक है, आउट ऑफ द फील्ड लिखा है तो यही होगा डी लिख लेना। थर्ड देखिए, इफ 4 identical resistors are connected in series to give effective resistance RS and then connected to parallel RP, तो RS by RP देखो, RS by RP, RS हो जाएगा 4R, क्योंकि एक रजिस्टर R का है, तो बोलो 4 को ऐसे किया 4R और इसको क्या R by 4 कर दें? तुमको मालूम है 4 कनेक्ट करने पे पहले तो 4/R फिर पलटोगी 1 + 1 + 1 + 1 4/R फिर R/4, तो कितना हो जाएगा बोलो? That is 16 टाइम्स। तो इसका रेजिस्टेंस इससे कितना ज्यादा होगा? 16 टाइम्स। 16:1। अगला देखिए, तो 16:1 है इसका आंसर। 4 यहाँ पर देखने से इमेज शोज दैट लाइट रे इंसिडेंट ऑन ए ग्लास प्रिज्म, the various angles are labeled in the image, which angle shows the angle is incident and angle, तो इसमें आप बता दीजिए A and D, ठीक है, A and D, इसका ये आंसर है। फिफ्थ देखिए, a person gets out of sunlight from a dark room, so how does his pupil regulate and control the light entering? तो साइज बढ़ेगा कि घटेगा? that is more light will enter, that is B। 6। अब यहाँ पर for the diagram according to new Cartesian convention magnification of image have the following
स्पेसिफिकेशन। तो इसमें मैग्निफिकेशन में अगर पॉजिटिव साइन है तो इसका कैसा मैग्निफिकेशन होगा जरा बताओ। तो ये रखा कहाँ गया है? अगर फोकस से पहले रखा गया है गीक, तो क्या आप मुझे बताएंगे कि इस एरो का इमेज कैसा होगा, किस नेचर का होगा? नहीं, आप बताओ इमेज कैसी होगी? वर्चुअल और इनलार्ज होगी। ये एक तरीके से शेयरिंग मिरर है, तो ये कैसा हो जाएगा? वर्चुअल एंड एनलार्ज्ड। अब ये n की वैल्यू आपको क्या लगती है? प्लस हाफ ठीक लगती है कि मान लो +2? इनमें से कौन सी मोस्ट सुटेबल लग रही है? +2 ठीक लग रही है। तो इससे क्या पता चल रहा है साइन कैसा होगा? यहाँ पर बनेगी इसकी इमेज, और ये कैसा होगा? क्योंकि जो ये रे आएगी तो क्या वो यहाँ से चली जाएगी, और जो ये रे आएगी तो क्या वो उतने ही एंगल पर चली जाएगी? क्योंकि हमेशा पैरेलल चलने वाली रे, और फिर इनको पीछे मिला तो कहाँ मिल रहा है? इट विल मीट एट समवेयर बिहाइंड द मिरर। तो ये मिल रहा है। इसकी वजह से हम क्या कर सकते हैं? द साइन इज पॉजिटिव एंड इट्स न्यूमेरिकल वैल्यू या मैग्नीट्यूड इज मोर देन। तो कौन सा आंसर करेक्ट लग रहा है? बी करेक्ट है। 7 in garden peas the pure is crossed with short, the ratio is 3:1. F2 generation में pure tall and short plants in F2 generation। pure tall कितने मिले बताओ? F2 में TT मिला, TT मिला, एक कैपिटल T और क्या मिले? TT। तो 1:2:1। ये कैसा है? शॉर्ट। और ये कैसा है? प्योर टॉल। ये मिक्स्ड टॉल है, हाइब्रिड टॉल। ये कैसा है? हाइब्रिड टॉल। तो इस तरीके से प्योर टॉल टू शॉर्ट रेशो। शॉर्ट के लिए कुछ नहीं बोल रहा है, शॉर्ट तो उसको होमोजाइगस होना ही पड़ेगा। टॉलनेस में ही दिक्कत है, रिसेसिव के लिए तो उसे होमोजाइगस ही होना पड़ेगा। अब देखो, तो नाउ दिस इज C। 8th देखिए, द पोस्चर एंड बैलेंस ऑफ बॉडी इज कंट्रोल्ड बाय। ठीक है, सेरिबेलम। इट इज हाइंड ब्रेन। हाइंड ब्रेन के 3 हिस्से होते हैं, सेरिबेलम, पॉन्स और मेडुला ऑब्लांगाटा। 9 डॉर्फिज्म इज कॉज्ड। डॉर्फिज्म अंडर सेक्रेशन ऑफ, ये बात सही है। पिट्यूटरी का जो ग्रोथ हार्मोन है उससे डॉर्फिज्म भी होता है, और गिग्नेटिज्म। अगर ज्यादा हो तो गिग्नेटिक, छोटा है तो डॉर्फ। दैट इज अंडर सेक्रेशन। पिट्यूटरी ग्लैंड में कम सेक्रेट किया ग्रोथ हार्मोन को दोनों आदमी पैदा होता है। अमाउंट ऑफ वाटर रिअब्सॉर्ब फ्रॉम नेफ्रिक ट्यूबुल डिपेंड्स ऑन अमाउंट ऑफ soluble waste to be removed from body, amount of water present। कौन सा है? ठीक है, अमाउंट ऑफ वाटर प्रेजेंट इन ब्लड उस पर भी डिपेंड करता है, क्योंकि ये ऑस्मोसिस है और साथ में सॉल्युबल वेस्ट भी ऑस्मोसिस है, वो भी तो करेंगे। तो बात समझ में आ गई कि नहीं? अमाउंट ऑफ सॉल्युबल वेस्ट टू बी रिमूव। ज्यादा वेस्ट है तो फिर क्या होगा? इट इज द अमाउंट ऑफ वाटर एब्सॉर्ब फ्रॉम A एंड B लिख देना, इसको समझा देंगे। Which of the statements are true for respiration? कौन सा इसका आंसर है? D है। सेकंड एंड फोर्थ पढ़ो। दैट इज गैसियस एक्सचेंज अकर्स एट एल्वियोली, तो ये ठीक है। और एल्वियोली इंक्रीजेस सरफेस एरिया, सब ठीक है, डी कर देना। 12 देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर करेक्ट? 1 and 2। दैट इज HCl इज ऑक्सीडाइज्ड टू Cl2। ये तुम्हें पता चल रहा है, हाइड्रोजन का रिमूवल ही तो ऑक्सीडेशन होता है। HCl मैच रिमूव हो रहा है, और दैट इज सेकंड क्या? MnO2 MnCl2 में रिड्यूस हो रहा है। ये चीज तुम्हें समझा दी। ये देखो 12 कुछ चीजें बता दें कि MnO2
मैग्नीज डाइऑक्साइड या पायरोलिसाइड 4HCl, तो ये क्या हो रहा है MnCl2 और प्लस 2H2O और प्लस Cl2, इतनी बात है। तो आपको यहाँ क्या पता चल रहा है कि HCl, H में ये प्लस है और ये क्या है माइनस, और यहाँ से ये क्या हो रहा है बताओ, Cl ने जब Cl2 बनाया तो उसने इलेक्ट्रॉन दे दिया कि नहीं दिया, देखो ये 0 है, तो इसलिए दिस इज लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन को क्या कहोगे, ये देखो दिस इज 4 प्लस, ये तुम लोग को मालूम है इसके प्लस 4 है, दो ऑक्सीजन है, तो Mn और O और O 2 माइनस और 4 प्लस, और MnCl2 का देखो जरा, इसमें क्या होता है MnCl तो 2 प्लस, इससे क्या पता चल रहा है, सीधी बात, अगर ऑक्सीडेशन नंबर बढ़े तो ऑक्सीडेशन है, प्लस में इजाफा हो तो ऑक्सीडेशन है, अब प्लस ही कम हो जाए तो रिड्यूस, तो ये +4 हो, यहाँ कितना हुआ +2, चेक करो पता चल रहा है, प्लस ज्यादा है घट गए ना, +4 से +2 होने का क्या मतलब है, क्या इसने इलेक्ट्रॉन को 2 इलेक्ट्रॉन रिसीव किया, क्या गेन किया, तभी तो +4 से +2 पहुंचा। गेन इन इलेक्ट्रॉन इज रिडक्शन, गेन इन इलेक्ट्रॉन ये क्या है गेन ऑफ, और इसने Cl ने क्या किया, बोला ले जाओ अपने इलेक्ट्रॉन, हम Cl और Cl मिलके कोवेलेंट बॉन्ड बनाएंगे, उसके भी साथ उसके भी 17 उसके भी 17, तो उसने दे दिए, तो लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या होगा बताइए, इट इज ऑक्सीडेशन, यही ध्यान रखना, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या है ऑक्सीडेशन, और ये क्या है, नहीं तो अगर ऐसा तुम नहीं सीखोगे ना तो कभी तुम इसका इसमें दिखा दोगे, फिर समस्या आएगी, तुम्हें मालूम ही नहीं रहेगा, अंदाजे से कब तक करोगे, ये चीज़ सही है, आगे के क्लासेस में यही चलती है, ये O और H का नहीं चलता, बहुत जमाना बदल गया, ठीक है, उसमें तुम धोखा खा जाओगे, ये रखना, ये तो कर लोगे ना, तुमको मालूम है चार्जेस कैसे निकल जाए, प्लस में फायदा हो, तुम यहाँ देखो ना, ये कितने पे बोलो Cl क्या -1 है, -1 से 0 में क्या फायदा हो रहा है, बोलो फायदा है तो कह दो मैं तो ऑक्सीडाइज हो गया, और घाटा हुआ मैं तो रिड्यूस हो गया, +4 से +2 घाटा नहीं है, इसी सही कि नहीं, नंबर का फायदा तो ऑक्सीडेशन, नंबर का नुकसान तो रिडक्शन, रिडक्शन का मतलब रिड्यूस, इट इज ऑल ऑक्सीडेशन। चलो आगे की बात करते हैं, दैट इज 13, इसमें ये दिया है अटेम्प्ट टू डेमोंस्ट्रेट इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी, सी में दिया सेकंड ओनली, बल्ब विल नॉट ग्लो बिकॉज द सर्किट इज इनकम्प्लीट है, क्या कहाँ से इनकम्प्लीट है, कुछ पता चल रहा है, सेकंड बोला था, सी बोला था, दूसरा रेशियो, अब 3 पढ़ रहे हो, ऑप्शन बी है, second and fourth, bulb will not glow because it depends upon the type of electrolytic, ऑप्शन सी C है, है, second only, which is correct, C में second only, will glow, बस बढ़िया, ये तो ग्लो कर ही रहा है नहीं। अब देखो 14, which of the following phenomena occur when a small amount of acid is added, तो थोड़ा सा एसिड डाल दोगे तो क्या होगा बताइए, वाटर में 1 and 3 आयोनाइजेशन भी होगा, स्मॉल अमाउंट ऑफ एसिड इज एडेड टू वाटर, तो एसिड डाइल्यूट भी हो रहा है, ये सब दो ऑप्शन वाले दे रहे हैं, फॉर्मेट बदल दिया इन्होंने, तो ये तो हार्ड हो जाते हैं ना सर, पहले 4 ऑप्शन दे रहा है, फिर 1 and 2 1 and 3 दे रहा है, ऐसे दे रहा है, चलो कोई बात नहीं। 15th देखो, द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ 3 एलिमेंट्स X Y Z 28287 और 282, which of the following is correct? 287 और 282, ये क्या होगा, नॉन मेटल, दिस इज मेटल X Y Z, तो इससे पता चल जा रहा है तुमको, X तो कुछ भी नहीं है, X तो गैस है,
Y is नॉन मेटल, Z is मेटल, D इसका आंसर। अगला देखो, ऑन द बेसिस ऑफ सीक्वेंस ऑफ रिएक्शंस, 1:30 बजे तक करेंगे। ऑन द बेसिस ऑफ सीक्वेंस ऑफ रिएक्शन आइडेंटिफाई द मोस्ट एंड लीस्ट रिएक्टिव एलिमेंट्स। तो देखो 16 क्या है, A प्लस बी एक्स से AX प्लस B। तो इससे क्या पता चल रहा है, A हैज डिस्प्लेस्ड B, तो A ज्यादा रिएक्टिव है। A displaced B, A is reactive than B। और दूसरा क्या हो रहा है, C ने A को डिस्प्लेस कर दिया, जरा चेक तो करो, तो C Y बन गया और A अलग हो गया। C is more reactive than A। इससे पता चल रहा है C ज्यादा रिएक्टिव, A ज्यादा रिएक्टिव और B। That is ये है लीस्ट रिएक्टिव। क्वेश्चन नंबर 17 देखो, असर्शन रीजनिंग 17। तो 17 क्या था, फ्लो ऑफ एनर्जी इज बाई डायरेक्शनल। क्या ये सही है? कैसे? गलत है। एनर्जी कैप्चर्ड बाय ऑटोट्रोप डज नॉट। 18 देखो, concave mirrors are used to make up mirrors the correct when the face is held within the focus then it diminished। ये तो गलत हो गया, assertion सही है, रीजन गलत है। सी फिर तो 19 देखो, probability of survival of organism produced through sexual reproduction is more और वेरिएशंस प्रोवाइड, ये बिल्कुल सही है, जितना वेरिएशन होगा सर्वाइवल एडवांटेज ज्यादा होगा। That is in 20 देखो, pH of ammonium nitrate solution। अमोनियम नाइट्रेट का pH क्या लगता है? ये देखो, ये HNO3 से बना है और ये किससे बना है, NH4OH। तो क्या ये वीक बेस है? अगर ये वीक बेस है और ये कैसा है बोलो, ये तो स्ट्रॉन्ग एसिड है। तो इसका नेचर क्या होगा सॉल्ट का? सॉल्ट का नेचर बताओ। वीक एसिड और स्ट्रॉन्ग एसिड और वीक बेस से बनने वाले सॉल्ट कैसे होते हैं? एसिडिक, क्योंकि जो स्ट्रॉन्ग होगा उसी का ही तो नेचर रहेगा। अगर स्ट्रॉन्ग बेस होता वीक एसिड तो बेसिक होता। अगर ये एसिडिक सॉल्ट है तो इसका pH 7 से कम होगा। एसिडिक सॉल्ट हो गया तो pH कैसा है, लेस देन 7। तो क्या that is solution pH of ammonium is acidic, pH is acidic। pH को less than 7 लिखना चाहिए, नेचर को ऐसे नहीं बोलना चाहिए, गलत सवाल कर रहा है। solution of a salt of weak base, अब लिख दो A लिख दो, तुम्हें क्या लगता है? pH लेके नहीं बोलना चाहिए ना, ऐसा बोलना चाहिए कि नेचर इज एसिडिक, pH is less than 7 नेचर। अगला देखो ना, ओके 21st में what do you mean by solenoid? Compare the magnetic field produced by a solenoid and bar magnet। तो that is solenoid if insulated copper coils are closely wrapped, ठीक है, over some cylindrical core, ठीक है, या over some hollow cylinder। क्या लिख दो? देखो insulated copper coil closely wrapped over hollow cylinder is called solenoid। इसे solenoid कहेंगे। It is electromagnet। Its polarity and magnetic strength can be changed। Polarity can be reversed and magnetic strength can be varied। Magnetic strength can be varied।
That is B is equals to mu n I. के हिसाब से वेरी की जा सकती है. It also, when no electricity passes through it, it is non-magnetic. When no electricity is passed, it is non-magnetic. It gives us access to uniform magnetic field. इसके अंदर जो जगह है वो तुम्हारे काम आ सकती है, जैसे हैंगर्स में सॉलिनॉइड बना दिया, अंदर जहाजों का इंस्ट्रूमेंट फिटर्स लोग सब कंपास और मैग्नेटिक कंपास लेके सकते हैं. तो इट गिव्स अस एक्सेस टू इट्स यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड. और ये किसके काम में आएगा? इट इज यूज्ड इन क्रेन्स. क्रेन में जब मर्जी कार को उठाओ, जब मर्जी टपका दो. तो इट इज यूज्ड इन क्रेन्स एंड मैग्नेटिक मोटर्स. इलेक्ट्रिक मोटर जो पानी की वाटर मोटर होती है एंड वाटर. तो ये डिफरेंस भी हो जाएगा अगर तुम एक साथ लिख दोगे और यहाँ पर लिखो भी परमानेंट में. हाँ, ऐसा कि इन्होंने शिव शर्मा ने बाकी चीजें भी बतानी. दैट इज परमानेंट मैग्नेट. इट्स पोलैरिटी इज फिक्स्ड and magnetic strength is also fixed. These are used in speakers and Qutub Numa magnetic compass. So ये चीज क्या है बोलो? These have magnetic strength and polarity fixed. ये चीज फिक्स्ड होती है. इट इज यूज्ड, इसमें यूज होंगे बोलो स्पीकर, लाउड स्पीकर्स में और मैग्नेटिक कंपास. आगे देखें. An electric heater operates, calculates its resistance, current drawn by it. वॉट है तो P इज इक्वल टू VI और दूसरा I स्क्वायर R से निकाल लिया क्या? सही है. तो आप लोग इसको 30 सेकंड को कर लेना. P इज इक्वल टू I स्क्वायर R. P की वैल्यू डाल देना और एक है V स्क्वायर बाई R. मुझे लगता है इसमें डालना ठीक रहेगा. तो R आ जाएगा. द करंट ड्रॉन बाई इट. फिर चाहे तो P रेजिस्टेंस आ जाए तो किसी से भी निकाल लेना, VI से भी निकाल सकते हो. सब कुछ तो दिया है. ठीक है. एक कॉपर वायर, क्या ये बुक का ही क्वेश्चन है कि नहीं? कैलकुलेट द लेंथ ऑफ वायर. तो लेंथ ऑफ वायर के लिए क्या करोगे? आफ्टर और में दैट इज R इज इक्वल टू रो L बाई A. सारी चीज वैल्यू इसमें डाल देना. रेजिस्टिविटी कितनी है? 1.6 इंटू 10 टू द पावर -8. तो ये सिल्वर होगा. रेजिस्टिविटी सबसे कम इसी की होती है. लेंथ ऑफ वायर तो L हमें नहीं पता, लेकिन एरिया को क्या लिखोगे बताओ? 0.25 इंटू 10 टू द पावर -3 का स्क्वायर. देखो मैंने उसको बदल दिया है. इससे रेडियस निकाला. रेडियस कितना निकालोगे? d/2. d/2 कितना होता है? 0.5/2 दैट इज 0.25 mm. लेकिन mm से मीटर बनाने से कैसे होगा? -3 मीटर. तो उसको मैंने मीटर में डाला है. और रेजिस्टेंस इसका कितना है? 100 ओम. तो 100 ओम जब ये रखा तो क्या दिव्या आपने इसे कैलकुलेट किया है और ये कितना आया है? नाउ 0.0625 इसका स्क्वायर करना है. ऐसे आएगा. 4 डिजिट पहले 0 बनेंगे और ये क्या है बोलो? -6. ये सब ऊपर चला गया और नीचे क्या आ गया? 1.6 इंटू 10 टू द पावर -8. इतनी बात तुम्हें समझ में आई? देखो इसको स्क्वायर करोगे तो आ जाएगा. ये चीज आ जाएगी. अब देखिए इसको बड़ा बना लो. कैसे बड़ा बनाओगे? 100 है. 100 इंटू 3.14. अगर इसे तुमने बड़ा बनाया 2 डिजिट इधर शिफ्ट कर लो तो क्या ये चीज और छोटी हो जाएगी? जब तुम एक चीज को बड़ा करो तो दूसरी चीज को क्या कर लो? छोटा. तो बैलेंस हो जाता है. -8 का मतलब है कि
8 डेसिमल प्लेसेस से पहले अभी तो ये 1.6 इंटू 10 टू द पावर -8 ये इससे कट गया क्या और बाकी आप इसको मल्टीप्लाई करके 1.6 से डिवाइड कर देना इसकी लेंथ किसी ने पता की क्या सर 1226.5 meters 1000 है 122 पॉइंट नहीं आई। चलो इससे आएगा इससे 16 चौको 64 4 3 12 ये सही है बिल्कुल बढ़िया काम है इनका क्योंकि देखो इससे जब करोगे तो 4 आएगा और 4 3 या 12 इसका 12 टाइम्स 1000 1226.5 meters ये सही है 5625 बता ठीक है इन्होंने और अच्छा किया। वो बहुत ऑथेंटिक है ठीक चलो इतनी बात तुम्हें समझ आ गई यही आंसर होगा इससे 4 आया 4 3 या 12 टाइम्स कर लो now that is Mendelian experiment consisting of breeding pea plant bearing violet flowers bearing bearing white flowers को white flower कहा है और कैपिटल V को क्या कहा है होमोजाइगस वायलेट और ये V क्या है स्मॉल v होमोजाइगस ये वाइट अब आगे का सवाल क्या है इसमें ये बात कही गई है व्हाट विल बी द रिजल्ट ऑफ F1 एंड F2 नमन F1 की क्या होगी इनका हमने किया क्रॉसिंग F1 का क्या रिजल्ट आएगा हेट्रोजाइगस वायलेट और F2 का बताओ F1 में all heterozygous voided बताया नहीं तुमने नंबर F2 में क्या होगा कि जो भी वॉयलेट और उसका लिख लेना और फिर इनके अलग अलग भी लिख देना कि दैट इज वॉयलेट टू वाइट कितने हो जाएंगे F2 में 3:1 और VV is to VV 1:2:1 in a asexually producing organism a trait exists in 10% and B 75% तो नमन इसमें से पहले कौन सा आया सर 23 What will be the percentage और 23 में क्या रहेगा सर ये परसेंटेज कैसे निकालें परसेंटेज ऑफ वाइट फ्लावर्स इन F2 जनरेशन में वाइट फ्लावर्स कितने पाएंगे 25% 3:1 है तो परसेंटेज के लिए क्या करेंगे कि लिखो ऐसे लिखोगे आउट ऑफ 4 फ्लावर्स 1 इज वाइट तो आउट ऑफ 100 हाउ मेनी ये ऐसे लिखो ना बताओ आउट ऑफ 4 फ्लावर कितना बताओ 1 इज वाइट तुम सोचो अगर 100 होते तो ऐसे सोचो परसेंट प्रतिशत 4 में 1 सफेद तो 100 में कितना हो गया परसेंट एक नियम लगा दो यूनिट फैक्टर और कुछ का करना नहीं आउट ऑफ 4 1 इज 5 वाइट आउट ऑफ 100 चेक करो तो क्या 1/4 into 100 हो गया जो 100 में जितने होते उसी को परसेंट कहते हैं प्रतिशत समझ आ गई बात आगे तो ये कैलकुलेशन हो जाएगा अब आगे देखिए कि ड्रॉ अ डायग्राम ऑफ ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम के बारे में आप सारा नेफ्रॉन अब ये क्या क्या करवाना चाहता है किडनी बना देना नेफ्रॉन पूरा एक्सक्रीटरी सिस्टम ऐसा बना देना ओके और पार्ट दैट कैरीज यूरिन फ्रॉम ब्लैडर टू आउटसाइड बॉडी तो यूरिन को ये बार पूछता है दैट इज यहां से तो अगर जो यूरिन को ले जाएगा यहां से और कहां से बोलो इससे कहां ले जाएगा ये और ये सारे कहां जाएंगे बोलो दैट इज यूरेटर में जाएंगे कि नहीं ये तो मैंने ग्लोमेरुल बना दिया अच्छा ग्लोमेरुल से इसमें जाएगा और फिर ये कहां जाएगा टू यूरेटर और यूरेटर में क्या है ये दोनों तरफ से आएगा
और फिर उसके बाद यूरेथ्रा में चला जाएगा। मेरा कहने का मतलब है कि क्या तुम्हें ये बात मालूम है कि पीसीटी और डीसीटी क्या है? आप ही बता दो। वो जो उसकी नेफ्रॉन में होती है, यूनिट होती है। ये ठीक है, ये ज्यादा अच्छा है। तो दैट इज जो प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल। तो ये जो लूप ऑफ हनले है, इसी में ये दोनों रहेंगे। तो अगर पास है तो प्रॉक्सिमल एंड डीसीटी। अब देखो किससे दूरी गई और किससे पास गई है। प्रॉक्सिमल कहाँ होगी और डीसीटी क्या होगी, किसके पास से किसका कॉन्टेक्ट में है। मुझे तो लॉ में रूल का ही लगता है, तुम्हें क्या लगता है? ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है। सर ये बुक में तो नहीं है। पीसीटी एंड डीसीटी, नहीं है सर। पीसीटी एंड डीसीटी इन नेफ्रॉन। बता देना आया हुआ है, अगर आ जाएगा तो बहुत लोग नहीं कर पाते हैं। मैं एक बार बता देता हूँ। अब देखो साइंस की लूप ऑफ नहीं छोड़। बुक में तो कहीं नहीं लिखा है, उसमें ध्यान मत दो। जो पास है उसे पीसीटी, लेकिन किसके पास? ये डिस्टल है, यहाँ देखो देखो डीसीटी और ये प्रॉक्सिमल है जो पास है। कोई बात नहीं, पीसीटी का मतलब है प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल और डिस्टल। जो दूर है वो डिस्टल, जो पास है वो पी। तो दैट इज प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल। लेकिन ये पूछा नहीं गया क्वेश्चन में, मैं अपनी तरफ से बता रहा हूं। और ये क्या है? डिस्टल। पिछले से पिछले साल आया तो मैं बता दे रहा हूं। डिस्टल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल। ये यहाँ का पूछ रहा है। यहाँ पे क्या पूछ रहा है बताओ? That is that carries urine from bladder outside the body, जो ले जाता है उसे क्या कहते हैं? यूरेथ्रा। इसके बारे में पूछा गया। The part where urine is stored temporarily before ureter. Now in the electrolysis of water, 25th क्वेश्चन देखो क्या बताया गया है? नेम द गैसेस लिबरेटेड एट एनोड एंड कैथोड। तो एक ये बना लो वो जिसमें 2 इलेक्ट्रोड ले लो, ग्रेफाइट भी ले लेना क्योंकि तुमको गैस इसमें से बाहर रिलीज करनी है। अब बताओ जिसमें प्लस है उसमें कौन आएगा? जहां एनायन जाए उसको एनोड कहो। तो बताओ वाटर में कौन कौन से एनायन है? अमन बोलो। OH माइनस और H प्लस। OH माइनस यहाँ जाएगा, ऑक्सीजन का भी कोई नहीं होता है। दैट इज, समझो इस बात को। फिर से एक बार देख लो, अगर ये सवाल आएगा, ये चीज है वाटर यही है, ये भी टूट गई तो इससे 2H2 बना, क्या बना? और इससे बनेगा O2, और जो बच गया वो फिर वाटर बन के इसी में आ जाएगा। तो वास्तव में वाटर में प्रेजेंट हाइड्रोक्साइड आयन होते हैं, ये ऑक्साइड होते हैं। तो OH पूरे का पूरा 4 यहाँ जाएगा तो 2 O2 1 O2 बनाएगा। देखो टोटल कर लो, बाकी H2 बनेगा। तो ये इसका जाना कहाँ पे होता है? 4 OH कहाँ जाते हैं? एनायन जाएगा एनोड में, और कैटायन कहाँ जाएगा बोलो? कैथोड में। तो इस तरीके से चूंकि यहाँ कैटायन जा रहा है इसलिए इसको क्या कहो? कैथोड। और ये एनायन जा रहा है तो इसे क्या कहोगे? एनोड। तो अंशु प्रिया क्या आप मुझे बताएंगी कि एनोड पे क्या कलेक्ट करेंगी आप? OH नहीं करेंगे, OH जाएगा लेकिन देगा O2, बाकी तो पानी उसी में गिर जाएगा। तो OH जाएगा लेकिन देगा क्या बताओ? O2। पहले चैप्टर में डिटेल बताया था, एक बार और बता देंगे, लेकिन अभी तो तुम याद ही कर। OH जाएगा, देगा क्या? O2। H जाएगा तो बोलिए कैथोड में क्या चीज मिलेगी? हाइड्रोजन गैस, एंड इट्स वॉल्यूम इज डबल। तो ये कहाँ पर हो? इसमें लिखो एट कैथोड। लिख देना कि अरे ये कैटायन है H प्लस तो कैथोड ही में तो जाएगा। कैटायन H प्लस है
कैथोड में जाएगा। और ये तुमने पिछली बार गलत किया था, कैथोड एनोड, इस बार ठीक करके आना। ओके, तो दैट इज O2 एनायन है, तो कहाँ जाएगा बोलो? एनोड में। चलो इतनी तो बात हो गई। Why is the volume of gas collected? Why it is collected? As hydrogen is produced 2 times than the oxygen. It is clear from reaction, ऐसा लिख देना। आयन भी ना लिखना तो तुम ऐसे लिख देना, ये तो लिख सकते हो 4H2 ऐसे लिखना, बिल्कुल तुम्हारी सही मानी जाएगी रिएक्शन। 2H2O2 और प्लस 2H2 ऐसे लिख देना। और भी जिसे ना लिखना हो तो 2H2O भी खूब लोग चलते हैं, ये भी चलन में है, ये भी बिल्कुल अपडेटेड फैशन है। दैट इज हाइड्रोजन प्रोड्यूस इज डबल देन द ऑक्सीजन। सिर्फ कौन सी लिखनी है? ये लिखोगे तो अच्छा है, सबसे अच्छी है, उससे कम अच्छी है, उससे कम अच्छी। सही है, चलती सारी हैं, लेकिन जो स्टैंडर्ड बच्चे हैं ये लिखेंगे, नंबर पूरे मिलेंगे। सर इसका मास रेशियो पूछा था पिछली बार, तो मास रेशियो में कैसे निकालें? 1:8। मास रेशियो कितनी कितनी कैसी? अच्छा तुमने क्वेश्चन दिया, चलो ये बता दें, थोड़ी ये बात बताइए, कितना ऑक्सीजन होगी। देखो मान लो कि यहाँ पर ही देख लो कि अगर मान लीजिए ये गैस आपने बनाई तो क्या क्या मिल रहा है बताओ? 2H2। एक H2 का मोलर मास क्या होगा? एक H2 की बात नहीं कर रहे हैं, एक मोल हो, मोल तुम समझते हो, आवागाड्रो के बराबर। और नहीं तो कुछ नहीं, तुमको ये मालूम है H2 का मॉलिक्यूलर मास तो 2U होता है, उतना तो तुम जानते ही हो। U तो समझते हो ना, एटॉमिक मास किसी का, ऑक्सीजन का 16U, 9th में तो पढ़ा है। तो बोलो 2H2 का कितना हो जाएगा? क्या 4U हो जाएगा? इधर देखो, H2 का 2U होता है तो 2 बन रहे हैं, तो 4U हो जाएगा कि नहीं? उसमें जो यहाँ कलेक्ट, इसको मान लो तुमने परख नली में, दैट इज टेस्ट ट्यूब में कलेक्ट कर लिया, इसको भी कलेक्ट कर लिया, तो अब इसमें जो चीज आएगी तो ये कितनी गैस होगी? ये डबल दिखाना, ये कौन सी हाइड्रोजन है, ये डबल दिखाओ, और इसे कितना दिखाओ, थोड़ा, सही है कि नहीं? तो यहाँ आपके पास 4U, और ये कितनी होती बताओ? O2 का 32U, तो दैट इज 32U। तो वास्तव में इनमें क्या रेशो हो गया? दैट इज 1:8 के रेशो। तो जो गैस बनेगी 1:8 के रेशो में होगी, जितना, ठीक है। और कोई क्वेश्चन आपको अपनी तरफ से पूछना है क्या इसमें? तो छोड़ो, फिर भी कोई हो तो शाम को 8 बजे तक जो तुम भेज दोगे, हम उसका सलूशन पेपर में लिख के फोटो खींच के दे देंगे। कोई भी दिक्कत होती भेज देंगे। सेट 2 किसी के पास ना हो तो हमसे ले ले, है सेट 2 ना हो तो हमसे ले ले, हमारे पास। सेट 2 चाहिए किसी को? सेट 2 ये लो, और आपको चाहिए?